तैयार हो जाइए आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां बाजारों ने बनाया रिकॉर्ड और रिकॉर्ड बनाने के बाद लगाई एक डुबकी और डुबकी लगाकर फिर से आसमान के में ट्रेड और क्या करें कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आज तो जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। जो पिछले हफ्ते का मोमेंटम था वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बाजार में शानदार रिकवरी, और जिस तरह से जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबरों पर मुहर लग रही है, वहां से भी जबरदस्त उछाल आ रहा है। कैसे देखते हैं सर आने वाले 1.5 घंटे का एक्शन, और क्या है इस समय की बड़ी बातें? बिल्कुल दीप, आपकी सुबह की अनुपस्थिति के बीच हमने बाजार में रिकॉर्ड बनाने के सिलसिले को रखा है बरकरार, और अब आप आ गए तो आगे से बैटन आपके हाथ में। लेकिन फिलहाल अब तक का जो बड़ा एक्शन है मैं दर्शकों के सामने रख दूं। इंट्राडे में 14,100 के पार निकला है निफ्टी और नया रिकॉर्ड बनाया। अब इतिहास में दर्ज हो चुका है 14,116, अब तक का सबसे उच्चतम स्तर। 48,000 के पार पहली बार आज हमने देखा है सेंसेक्स को, 48,168, ये है अब नया रिकॉर्ड। बैंक निफ्टी पिछले 2 सेशन की तरह ठंडा है, सुस्त है, कमजोर है। जो आपको शब्द अच्छा लगे वो दे दीजिए, लेकिन वहां पर लाल निशान के साथ कारोबार। लेकिन पूरा जो फोकस है वो आज आईटी शेयरों पर है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये 3 ऐसे दिग्गज हैं जो बाजार में जबरदस्त एक्शन दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। मेटल शेयरों में खरीदारी है, इंडेक्स 2% से ज्यादा ऊपर है, और डाउ फ्यूचर्स सुस्ती के बाद चुस्ती के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं 125 अंकों का दमदार उछाल है। और वहीं यूरोप के बाजार भी 1% मजबूत है। दीप, बिल्कुल अनिल जी, तो जबरदस्त एक्शन है हर तरफ, और हम देख भी रहे हैं जो एक डिप आया था वहां से शानदार खरीदारी भी आई है मार्केट्स में। बैंक सर बस थोड़ा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, वहां से थोड़ा एक्शन मिसिंग है। पर अब लग रहा है कि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और मेटल्स इन्हीं का समय है। किस तरह से देख रहे हैं सर एक्शन? दीप, सेक्टोरल रोटेशन है, और अच्छी बात है कि बढ़िया क्वालिटी के सेक्टर्स और बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक से लीडरशिप आती हुई दिख रही है। और जिनमें आईटी इंडेक्स आपको 25,000 के पार निकलेगा। आपको याद भी होगा जब टीसीएस का बायबैक आया था 3,000 रुपये के दाम पर, और हम यही कह रहे थे कि इस बायबैक में आपको शेयर देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये बायबैक का दाम आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। यहाँ आपके लिए बेचना ज़्यादा आसान होगा। शेयर बायबैक में अगर आप शेयर टेंडर करते, एक तो पूरे एक्सेप्ट नहीं होते, जब आते तब आते। आपके हाथ में शेयर हैं, आप जब चाहें जो चाहे डिसीजन ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं टीसीएस का स्टॉक आज 3,000 के पार निकलता हुआ। तो बायबैक पर, डिविडेंड पर, मर्जर एक्विजिशन पर ये जी बिजनेस की दमदार रिसर्च आपको हमेशा मिलती रही है। इस बार भी फिर से एक बार ये रिसर्च सही और सटीक साबित होती दिखी। तो टीसीएस का स्टॉक 3,000 के पार निकलता हुआ। दीप, जहां तक बाजार का सवाल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि बाजार बेहद मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स 4 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद खुले हैं, तो वहां पर कैचअप रैली हो रही है। हालांकि भारतीय बाजार काफ़ी कुछ शुक्रवार के सेशन में बढ़ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद एफआईज की खरीदारी के डेटा और ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल, ये बाजारों को चुस्त दुरुस्त रखे हुए हैं। और यही वजह कि बाजार आपको और अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते आगे, और क्लोजिंग शो में अब बसीन साहब भी लंबी छुट्टी से आ चुके हैं, और आपने देखा सुबह उन्होंने दमदार 2 बेहतरीन पिक्स दिए। सन फार्मा वो काफ़ी बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिखा है। एसीसी खरीदने की राय भी बसीन साहब की तरफ से। आइए बिगुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। नमस्कार बसीन साहब, स्वागत है आपका। सन फार्मा तो सुबह आपने जब दिया उसके बाद से कमाल करता हुआ दिख रहा है, काफ़ी कुछ एक्शन भी आया है। बताएं सर पहले तो अपडेट्स, और उसके बाद मैं लेता हूं आपसे आपकी फ्रेश कॉल्स। तो सर 595 पे आपको कहा था सन फार्मा, 611 बिक गया, इंट्राडे प्रॉफिट बुक कर दिया। अभी भी मुझे लगता है 615, 618 का भाव आ सकता है। तो स्टे लॉन्ग, अगर आपको प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का अपना टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया, वहां बुक कर दिए। यू मेड 2.5%। एसीसी ने 1654 का हाई मारा है, 1635-40 का था। आई एम वेरी बुलिश ऑन एसीसी, उसमें बने रहिए और अपना स्टॉप लॉस अपडेट कर लीजिए। अब आपके लिए 2 बाय 2 सेल हैं सर, आप कहें तो, बिकॉज आई एम वेरी श्योर दैट द मार्केट वॉलिटिलिटी विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज बोथ साइड्स। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं सर? जी सर, प्लीज बताएं। तो बायज हैं सर, 2 बायज, और मेरे को अभी भी लगता है इस क्वार्टर में और आगे बैंक पीएसयू बैंक्स विल आउट परफॉर्म। तो पहला बाय है बैंक ऑफ बड़ौदा, 64-80-65 में मिल रहा है, 65 में लीजिए। 64-80-65, इसमें स्टॉप लॉस 63 रुपए 60 पैसे का, टारगेट होएगा 67.5। दूसरा बाय है पीएनबी, 34-75 से 35 में लीजिए। आज का स्टॉप लॉस होएगा 33 रुपए 65 पैसे, टारगेट 37.5 का। और सेल में है सर, सेल है बंधन बैंक, 397 to 399 में बेचिए, 407 का स्टॉप लॉस, 380 का टारगेट। दूसरा सेल है एचडीएफसी बैंक, 1420 से 25 में बेचिए, 1445 का स्टॉप लॉस, 1370 का टारगेट।
ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, बड़ा 2 बैंक खरीदने का और 2 बैंक बेचने का इरादा रखते हैं वसीम साहब। तो पहला बैंक तो है जहाँ आपको करनी है खरीदारी, वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। 64, 80, 65 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। 63 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और 67 रुपये 50 पैसे 67 हाफ का आपको करना है स्टॉप लॉस। पीएनबी दूसरा बैंक है जहां पर खरीदारी करनी है, 35 रुपये के आसपास लीजिए। 34, 75, 35 में 33.75, 33 रुपये 65 पैसे का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 33.65, 37 रुपये 50 पैसे 37.5, ये 2 आपके हो गए टारगेट। अब आपको बेचना है बंधन बैंक। पहला बैंक है जहां आपको बिकवाली करनी है वो बंधन बैंक, यानी कि सरकारी बैंक खरीदने, प्राइवेट बैंक बेचने हैं। 1418-20 के आसपास इसे बेच दीजिए, माफ कीजिएगा, एचडीएफसी बैंक को 1418-20 के आसपास, 20-25 के आसपास बेचिए। 1445 का स्टॉप लॉस है। 1370, 1345 और 1370 ये 2 टारगेट आपको रखने हैं। और साथ ही आपको बिकवाली करनी है बंधन बैंक में भी। यहाँ पर भी आप 407 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली कर सकते हैं और 380 तक के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है। 400 रुपये के आसपास आप बंधन बैंक में बिकवाली करें। ये है 4 स्टॉक वसीम साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, और आपसे मुलाकात होगी अब से ठीक 45 मिनट बाद 2:50 पर भी, तब लेंगे आपसे कुछ और बेहतरीन ट्रिक्स। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे, और वक्त है उन तमाम इवेंट्स और ट्रिगर्स पर नज़र डालने का जो आपके हमारे काम के हैं आज भी और कल के लिए भी। आइए, मानसी तैयार है हमारे साथ बताने के लिए। मानसी, ढेर सारी इवेंट्स हैं या थोड़ी सी? थोड़ी सी है लेकिन सारी इम्पोर्टेंट काम की है। हाँ, आप बिना काम की बात तो बता दीजिए। जी सर, शुक्रिया। आज के ट्रिगर्स की अगर बात करें, ओपेक और अन्य तेल उत्पादक देशों की बैठक भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे होने वाली है, इस पर फोकस रहेगा। कल के लिए एयर इंडिया विनिवेश के लिए बिडर्स के जो नाम हैं उनका ऐलान कल हो सकता है, इस पर नजर रहेगी। साथ ही एम्फी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लासिफिकेशन की नई लिस्ट जो है वो कल आ सकती है, इस पर फोकस रहेगा। और महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू जो है वो भी कल खत्म होने की संभावना है। 5 जनवरी तक जो नाइट कर्फ्यू लगा था वो कल खत्म हो सकता है। बुधवार के अहम ट्रिगर्स, एफओएमसी की बैठक के मिनट्स जारी होते हुए दिखेंगे। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक जो हर बुधवार होती है वो भी होने वाली है बुधवार के दिन। ओके, तो ये है तो कुछ अहम इवेंट्स हैं जहां पर नजर रहेगी और कुछ। जी 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 सर। ओके। दीप घर पर है, मैं स्टूडियो में हूं, तो थोड़ा लाइफ में कंफ्यूजन होना लाजमी है। ओके, आइए इन ट्रिगर्स के बाद खबरों वाले शेयर। वरुण, आपके पास लिस्ट तैयार है? डेफिनेटली। कोचीन में इतना डिविडेंड आ गया 9 रुपये प्रति शेयर का, भैया। मतलब इंटीरियम डिविडेंड है। और ये तो करीब 1700 करोड़ के आसपास कैश था कंपनी के पास, तो वही कंपनी ने डॉल आउट किया, लेकिन अंदाजा नहीं था। सोचा था ज्यादा से ज्यादा 3 रुपये 4 रुपये आएगा, करेक्ट। 9 रुपये का डिविडेंड आ गया। लेकिन वो डाउट था ही, हर बार हम डिविडेंड की रिसर्च निकालते हैं और इस बार भी आप लोगों ने निकाली है। कहा तो मैंने कहा कि नहीं, रुक जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं तो अगर हम शायद करते रिसर्च निकाल कर तो 3 रुपए या 4 रुपए की करते थे। तो इसलिए चलो, इसलिए हमने कहा कि जहाँ श्योर नहीं हो, जब भी रिसर्च करें हम इसलिए कोशिश करते हैं कि पूरे डेटा को खंगाल कर देख कर श्योर होकर। इसके लिए रिसर्च का आंकड़ा जो है तो एग्जैक्ट आता है, इसीलिए एग्जैक्ट आता है। जहाँ कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है, जहाँ थोड़ा भी शक शुबा है वो हम बताते हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो बाकी अब खबरें बताते हैं। तो सबसे पहले ओएनजीसी ऑयल इंडिया, यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार जो है सभी प्लांट्स जो है उनको गैस पे चलाने के लिए यहाँ तैयारी कर रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी इस तरह का ऑर्डर दिया गया था। दरअसल प्रदूषण के कारण जो प्रदूषण कम करना है उसके लिए गैस बेस ये करने की यहाँ प्लानिंग कर रही है सभी इंडस्ट्रीज को। उसका इंपैक्ट ओएनजीसी ऑयल इंडिया या फिर आईजीएल, एमजीएल जैसे काउंटर्स पे भी होगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ सुबह सुबह सूत्रों के हवाले से हमने आपको खबर दी कि इस कंपनी की जो विनिवेश की प्रक्रिया है उसमें इस कंपनी के कर्मचारी भी बोली लगाने वाले हैं और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को पार्टनर बनाने की यहाँ तैयारी की जा रही है। तो ये स्टॉक भी आज काफ़ी हरकत में था। इसके अलावा कॉनकॉर के विनिवेश को लेकर भी ज़बरदस्त तैयारी जो है वो सरकार की चल रही है। सरकार फरवरी 2021 तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू कर देगी, ऐसी खबर है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी जिसका इम्पैक्ट आपको इस काउंटर पे देखने मिला। टाटा मोटर्स, यहाँ खबरें ये है कि कर्नाटका बैंक के साथ इसने एक करार किया है। दरअसल ग्राहकों को रिटेल फाइनेंस जो है वो मुहैया कराने के लिए ये करार किया गया है। पीवीआर आइनॉक्स लीजर, तेलंगाना में अब जो मल्टीप्लेक्सेस है उसमें जो सिटिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा दिया गया है, 100% कर दिया गया है। पहले ये 50% थी। देखते हैं कि बाकी स्टेट्स भी फॉलो करते हैं कि नहीं। एल&टी हाइड्रोकार्बन को एक ऑर्डर मिला है 7000 करोड़ का HPCL राजस्थान से। अडानी पोर्ट, सरकार ने पेट्रोलियम के इंपोर्ट करने के लिए इस कंपनी को मंजूरी दी है। 3 साल के लिए सी से ये पेट्रोलियम है उसको इंपोर्ट करेगा। कोचिन शिपयार्ड का डिविडेंड हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा पीएनबी, यहाँ पे ब्लॉक डील हुई है करीब 11,80,000 शेयर्स की।
₹35.10 के भाव पे ये हुई है। ओके, तो ये है आपके लिए ये तमाम खबरों वाले शेयर। आइए अब बैक टू बैक बिगुल है। आशु सर भी तैयार है, सचिन जी तैयार है, कुणाल जी, राकेश जी तैयार है। तो पहला बिगुल आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, मार्केट एक ऐसे जंक्शन पे आ गई है कि अब आपको वापस लॉन्ग शॉर्ट मिक्स जरूर करना पड़ेगा और बिल्कुल करना चाहिए। अनिल जी, मार्केट में वैक्सीन आ गई है। दिसंबर की करेक्शन जो वेट कर रहे थे वो नहीं हुई है, वो लोग उस पर थक चुके हैं। जनवरी में रिजल्ट्स आने हैं, क्वार्टरली अच्छे आने हैं, सबको मालूम है, डेफिनेटली आएंगे और कुछ कंपनीज आउट परफॉर्म भी करेंगी। तो बहुत सारी न्यूज़ें मिक्स चल रही हैं, लेकिन इसके चलते एक करेक्शन अब जरूर बनती है। कैसे आएगी, कब आएगी, कैसे अनफोल्ड होगी, वो उसके लिए अनिल जी मुझे लगता है कि स्टॉक्स और उसका मिक्स जरूरी है। तो 3 स्टॉक्स है अभी लेने के लिए जो अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसकी आज हम बात भी कर चुके हैं। अभी आप ओएनजीसी की बात कर रहे थे, तो एक तो प्योरली टेक्निकल कॉल है ओएनजीसी की, 97 के अराउंड, 96 75 से 97 के अराउंड लेना है, ₹92.5 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 105 और 110 का। तो ओएनजीसी में बाइंग करनी है। दूसरा स्टॉक है, अगर अनिल जी आपको ध्यान हो, कुछ टाइम पहले मैंने एसबीआई आइडेंटिफाई किया था और सीधा टारगेट दिया था ₹350 का, तब भी यही क्वेश्चन हुआ था तो क्या दिखा। अभी दूसरा स्टॉक है अनिल जी पीएसयू बैंक, पीएनबी को लेना है और मुझे लगता है कि पीएनबी 65 से ₹70 हो सकता है और ये डिलीवरी कॉल है, इसको लेके रखना चाहिए। वर्स्ट इज ओवर फॉर द बैंक, वर्स्ट इज ओवर फॉर द स्टॉक, एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन एंड ये धीरे धीरे करके ये एक अच्छी रिटर्न दे देगा। तो दूसरी चीज है पीएनबी लेनी है, पीएनबी को लेना है। और पीएनबी और ओएनजीसी जो पीएसयू स्टॉक्स है ये आउट परफॉर्म करेंगे और इनमें वर्स्ट इज ओवर। तीसरी बाइंग कॉल है, आईटी तो खैर आउट परफॉर्म कर ही रहा है, जो बार बार इन्फोसिस बोल रहे हैं। अब लेना है विप्रो का रेट है 396-97 के अराउंड, 396-97 के अराउंड विप्रो लेना है। 385 का स्टॉप लॉस रखना है और मुझे लगता है 430 से 440 का टारगेट आपको विप्रो में देखने मिल जाएगा। इन्फी भी बुलिश है, एचसीएल टेक भी बुलिश है। अनिल जी, पेयर ट्रेड जो बोला उसके अगेंस्ट अगर जो शॉर्ट रखना है, एक स्टॉक जो शॉर्ट कर सकते हैं वो इंडसइंड बैंक, 904.5 का रेट है, ₹915 के स्टॉप लॉस से इंडस बैंक शॉर्ट कर सकते हैं। और एक जो दूसरा शॉर्ट है अनिल जी वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, 1082-83 का रेट है, 1095 के स्टॉप लॉस से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। अनिल जी, एक तीसरा स्प्रेड भी है जो अगर आप कहें तो मैं दे देता हूं। ये 5 स्टॉक्स हैं अनिल जी, 3 बाय 2 सेल। पहले इनके बारे में अगर आपने कुछ क्वेश्चन करना हो तो। बिल्कुल, तो ये 3 बाय 2 सेल ओएनजीसी और पीएनबी और विप्रो, इन 3 शेयरों में खरीदारी करने की राय। इंडसइंड बैंक और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये 2 स्टॉक है जहां पर शॉर्ट करने की राय। पेयर के लिए मैं आ रहा हूं, उससे पहले जल्दी से अगला बिगुल सचिन जी के लिए BTST का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आया है। स्टॉक का नाम है MGL। जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है, इसके वीकली चार्ट पे ऑलरेडी एक बुलिश पेन फॉर्मेशन है। जिस तरीके से इसके हर्डल्स है लगभग अराउंड 1085, ये एक इंटरमीडिएट हर्डल था जो इसने मुझे लग रहा है आज के सत्र में पार कर दिया है। एंड जिस तरीके से इसके ऑसिलेटर्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है काफी अच्छी वर्टिकल रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखी जा सकती है। सो खरीदारी करनी है MGL इस पर्टिकुलर काउंटर को। 1085 के आसपास इसके फ्यूचर्स है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1077 का और एक ही टारगेट होगा अराउंड 1130 का। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल 1 से 2 दिनों में ही हासिल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो वहां पर एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है जो ब्लेंड हो रहा है ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर के साथ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं 1077 के स्टॉप लॉस के साथ 1130 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त MGL में खरीदारी करने की राय 1130 के टारगेट के लिए। कुणाल जी, राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है अपोलो टायर में, जहां पर नीट क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव क्रॉसओवर है लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, इंट्राडे चार्ट्स पर डबल बॉटम पैटर्न बना है। डेली चार्ट पर एक करेक्शन पूरा होने के बाद आज एक गैप अप ओपनिंग होते हुए देखी और उसके बाद स्टॉक में तेजी बन रही है। तो अपोलो टायर्स में खरीदारी की राय है। ये स्टॉक 200 तक की दौड़ बहुत कम वक्त में लगाने की क्षमता रखता है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। आज का जो खुलने का भाव है उसके आसपास एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो 185 रुपए पर 185 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 195 रुपए का, दूसरा टारगेट 198 रुपए का। तो 195 197 के टारगेट के लिए अपोलो टायर्स में खरीदारी की राय। ओके, तो अपोलो टायर्स पर रखिए नजर। ऑटो स्पेस भी आपको सिलेक्टिवली आज बढ़िया एक्शन दिखा रही है। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बैंक निफ्टी में वीकनेस देखने को मिल रही है। तो मेरे पास जो यहाँ पे स्टॉक रडार पे आया है वो है सेल साइड का। जी हाँ, बिल्कुल पहला बिगुल मेरी तरफ से सेल साइड के स्टॉक का है। और जो स्टॉक मेरे को चार्ट्स के ऊपर वीक लग रहा है और यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है वो स्टॉक है कोटक बैंक। 1960 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। कोटक बैंक में आज एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म हुई है। पिछले 4-5 दिनों के लोज ब्रेक हुए हैं और कोटक बैंक में यहां से गिरावट और बिकवाली देखने को मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोटक बैंक यहां से नीचे में 1920 रुपए और 1900 रुपए तक के लेवल जल्दी ही शॉर्ट टर्म में दिखाना चाहिए। ऊपर में 2000 के ऊपर जब तक अब कोटक बैंक जाएगा नहीं तब तक इसके अंदर तेजी नहीं करनी है। बाउंस बैक पुल बैक में सिर्फ और सिर्फ सेल करना है। यहां पर भी सेल कर सकते हैं 1920 से 1900 के टारगेट्स के लिए। कोटक बैंक में ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 1960 वाला पुट 64 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, 64 साढ़े 64 पे। इसमें खरीदारी करें। 1960 वाला पुट नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 42 रुपए का। 42 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट बनेंगे 80 रुपए से लेकर 90 रुपए तक के। कोटक बैंक 1960 का पुट लेना है 42 रुपए के स्टॉप लॉस से 80 से 90 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक बैंक पर बिकवाली की राय। एक एक करके हम देख रहे हैं प्राइवेट बैंक्स पर सेल कॉल्स आ रही हैं। हालांकि पीएसयू बैंक्स आज जबरदस्त एक्शन में है। आशु जी की तरफ से एक मार्केट पर स्प्रेड भी बाकी है, तो बिगुल बजाते हैं आशु सर के लिए। बताएं आशु सर। दीपांशु, 14,100 की जो पुट है वो बाय करनी है एक, और 13,900 की पुट है वो 2 बेचनी है। ये पुट स्प्रेड अब जरूरी है दीपांशु, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम लग रहा है उसमें स्टॉक से ज्यादा मुझे निफ्टी में गिरावट दिखती है अगर करेक्शन आएगी। क्योंकि अभी भी आप देखें कि आईटी स्ट्रांग लगता है, फार्मा भी स्ट्रांग लगता है, पीएसयू बैंक स्ट्रांग लगते हैं, पीएसयू बाकी स्टॉक स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन मार्केट में फिर भी करेक्शन लगती है। तो एक तो हेड है जो एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक में हमने इंडस में सेल कॉल दी और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में दी। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स नीचे जाएगा, क्या लेके जाएगा नहीं पता, इसलिए पुट स्प्रेड जरूर होना चाहिए। तो 14,100 की एक पुट और 13,900 की 2 पुट बेच के ये 30, मैं इसकी कॉस्टिंग बता देता हूं क्या आएगी। 14,100 की पुट का भाव है 85-86 रुपए और 13,000 का रेट है 31 रुपए, 13,900 का। तो ये कॉस्ट बनेगी 25 रुपए की। 25 रुपए में स्प्रेड बन जाता है। 13,700 तक पे सेफ है। ये दीपांशु जरूर होना चाहिए। इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में भी हम बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये करेक्शन कुछ ना कुछ टर्न या मोड़ लेगी और उसके लिए कॉशियस तरीके से ऐसे ट्रेड करना है। बिल्कुल, तो आशु सर के स्प्रेड्स रिटर्न होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मार्केट में करेक्शन इमिनेंट है, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा। आशु सर, मैक्सिमम प्रॉफिट किस लेवल पर होगा? इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 13,900 पे दीपांशु, और सेफ है 13,700 तक। ऊपर में कोई रिस्क नहीं है। जो मैक्सिमम आपका लॉस है, अगर दुनिया ऊपर पहुंच गई कहीं, तो फिर 25 रुपए है बस। ओके, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्प्रेड बना के चल सकते हैं। 13,700 के करीब का अगर आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इंडेक्स के हिसाब से 13,900 पर आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मैं बाय करूंगा टीसीएस। इसका पैटर्न मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आईटी मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेगा। मॉर्निंग में फार्मा था, अभी आईटी ने टेक ओवर कर लिया है। 3018, 3017 ये आसपास, इसके आसपास जो करंट भाव है यहाँ पर बाय करें। एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 2997 का।
और मेरे को 3100 तक की मूव दिखाई दे रही है। मैं आज और कल तक की बात करूंगा, अगर कल दोपहर में उसके आसपास आना चाहिए, 60 से 70 से 80 रुपए की मूव यहाँ से आनी चाहिए। बिल्कुल। और टीसीएस अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते 10 दिन में एक जबरदस्त रैली स्टॉक दिखा चुका है। फ्राइडे को आने वाले हैं इसके नंबर्स और उससे पहले जबरदस्त एक्शन है। मोर इंपॉर्टेंटली पिछले हफ्ते बायबैक खत्म हुआ 3000 रुपए पर शेयर का, और आप स्टॉक पर नजर डालिए, ऑलरेडी बायबैक प्राइस के ऊपर ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अनिल जी ने भी आपको कहा था जब बायबैक का टाइम आया था कि अब आपके फेवर में नहीं है, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करिए, आपको बढ़िया लेवल्स पर रिटर्न्स मिलेंगे। और देखिए एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है टीसीएस में। एक बार देख लेते हैं क्या सलाह दी गई थी स्टॉक पर। टीसीएस के बायबैक में आपका पैसा बनेगा, जाएगा नहीं, ये लगभग निश्चिंत है। और मुझे अच्छे से याद है कि पिछली बार हमने लोगों को ये भी कहा था कि आप अपने एफडी का पैसा टीसीएस के बायबैक में डालिए। टीसीएस के बायबैक में भी आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है खरीदारी करने का, अभी खरीद लीजिए। बायबैक के पहले हो सकता है आपको बायबैक के भाव मिल जाए, आपको बायबैक में टेंडर करने की जरूरत ही ना पड़े। टीसीएस बायबैक पर अनिल जी की राय जो है वो सही और सटीक साबित होती हुई दिखी है। टीसीएस का दाम जो है बायबैक प्राइस के पार निकलता हुआ हमने देखा है। करीब 3% की बढ़त के साथ टीसीएस में 3000 के पार ट्रेड देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो जबरदस्त एक्शन टीसीएस में और एकदम सटीक रही अनिल जी की स्ट्रैटेजी जहां तक टीसीएस और बायबैक और उसके आगे स्टॉक डायरेक्शन का सवाल है। फिलहाल अगर आप देखें बायबैक प्राइस के ऊपर ही टीसीएस होल्ड कर रहा है, तो आपको बढ़िया एग्जिट मिल रही है और नतीजे भी आने वाले हैं। और इस बार एक्सपेक्टेशन भी है कि दमदार नतीजे हो सकते हैं आईटी सेक्टर से। चलिए उन नतीजों के बारे में भी बात करेंगे और कुछ और स्टॉक्स जो हमारे फोकस में आ रहे हैं जहां पर जबरदस्त एक्शन आपको दिख रहा है। एक एक करके फार्मा स्टॉक्स में जो बढ़िया मोमेंटम है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और औरोबिंदो आज फिर से एक लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते भी हमने इस पर बात करी थी और आज सुबह से देखिए तो एक्शन आ रहा है। बंसल जी, औरोबिंदो स्पाइक आया है, डेज हाई पर है सर, बताएं कुछ ट्रेड है? देखिए दीपांशु, औरोबिंदो फार्मा का टेक्निकल चार्ट काफी बढ़िया है। इनफैक्ट सुबह आज मैं और कुणाल जी इस पे चर्चा भी कर रहे थे, मिस हुआ हमसे इसको चार्ट कॉर्नर के लिए। जिनके पास है दीपांशु होल्ड करना चाहिए। आज इसके अंदर एक इंट्राडे ब्रेकआउट देखने को मिला था 945 के ऊपर, तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। यहाँ पर ऊपर में 960 962 एक हर्डल है, तो अब 962 के ऊपर की जब डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी तब एक नया अपमूव शुरू होगा। तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें, नई खरीदारी के लिए 962 के लेवल्स के टूटने की वेट करें। आपके लिए औरोबिंदो फार्मा पर आए, लेकिन वोडाफोन आइडिया ये है स्टॉक जबरदस्त एक्शन में और सुर्खियों में भी। दोनों तरह के व्यूज बड़े स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है और अच्छा खरीदारी का मौका दे सकता है, और कुछ लोगों को लगता है कि एक कमजोर टेलीकॉम स्टॉक है। तो ये कमजोर है या मजबूत, ये जानना जरूरी है। आइए, वोडाफोन बुल वर्सेस बियर तैयार है हमारे साथ आशीष और वरुण। बताइए भाई, तेजी करें या मंदी, कौन शुरुआत करेगा? सर आज तेजी की तरीकों के साथ शुरुआत कर लेते वोडाफोन आइडिया पे। मौका ही नहीं दिया वरुण को, पहले ही आशीष। वाह, चलिए आशीष समाजिए कमान। मैं बाद में बोलूंगा। बोलो अनिल जी। देखिए सबसे पहला तर्क मेरा ये होगा कि हमारी एक्सक्लूसिव खबर है जिसके चलते आप देख भी रहे हैं कि स्टॉक में बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले 3 से 4 दिनों में अगर आप देखें तो स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिली। इसका पहला सबसे बड़ा कारण ये है कि एक्सक्लूसिव खबर में आपको बता देता हूं कि अमेरिकन जो पीई कंसोर्शियम है वो करीब 15,000 करोड़ की पूंजी निवेश कर रहा है। तो कंपनी की जो अभी तक की दिक्कतें थी वैसे तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनकी जो राह है वो आसान होती हुई नजर आ रही है। देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से तो इस कंपनी का नाम ही बदल देना चाहिए, वोडाफोन आइडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि इस कंपनी का जो कोर धंधा है टेलीकॉम का, इसके बारे में आपने खबर कभी नहीं सुनी होगी। इस कंपनी के लिए हमेशा खबर आती है कि कहीं ना कहीं पैसे जुटा रहे हैं और उसका भुगतान करेंगे। अब 15,000 करोड़ जुटा रहे हैं, भरने हैं 50,000 करोड़। एजीआर का ड्यूज जो है 35,000 करोड़ कहां से लाएंगे और कब तक लाएंगे? 5G का ऑप्शन भी आने वाला है, उसके लिए पैसा कहां से जुटाएंगे? देखिए कंपनी प्रयास तो पूरे कर रही है। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि कंपनी ने अग्रेसिवली रीब्रांडिंग की थी, वो वी वाले एड्स भी आपने देख रखे होंगे। इसका असर जो है ना आगे जाके आपको ARPUs में जरूर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं काफी सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेज CLA से जो है वो मान रहे कि वित्त वर्ष 2022 तक अगर आप देखें तो इनके ARPUs में 30% की बढ़त देखने को मिलेगी। देखिए 30% का उछाल मिलेगा अगर, तो भी कहां तक पहुंचेंगे? 160 तक। भारतीय और जियो का आप आरपूस देखिए, वैसे ही 150-160 के आसपास है, यानी कि अगर उनके भी 30% बढ़े तो वो तो 200 के पार निकल जाएंगे, फिर भी ये पिछड़ा हुआ ही रहने वाला है।
देखिए पिछड़ा हुआ है लेकिन वैल्यूएशंस के हिसाब से भी तो देखिए वो स्टॉक्स आपको कितने प्रीमियम वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं और वोडाफोन आइडिया आपको डर्ट चीप वैल्यूएशंस पर मिल रहा है और ऐसा माना भी जा रहा है कि आगे जाकर रिवाइवल देखने को मिलेगा। अभी तो कंपनी थोड़ा दिक्कतों से बाहर निकल रही है। दिक्कतों से बाहर निकल रही है, दिक्कतों में जा रही है, समझ में नहीं आता क्योंकि पिछले 6 महीने से देखिए लगातार इस कंपनी के ग्राहक कम होते जा रहे हैं, धंधा ही नहीं बचा, कौन सी दिक्कत और कौन सा काम आएगा। देखिए कंपनी बोल तो रही है कि अपनी जैसे उन्होंने रीब्रांडिंग किया है, टेलीकॉम नेटवर्क सुधारने पर फोकस कर रही है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले हमने इनकी स्ट्रैटेजी भी देखी थी जहां पर एक टॉप 10 इनके जो सर्कल्स हैं जहां से मैक्सिमम इनको ARPUs आती हैं वहां पर ज्यादा अपना कंसंट्रेशन बना रहे हैं। देखिए ARPUs के लिए भले कंसंट्रेशन बढ़ाए लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस को ये अभी भी पसंद नहीं आ रहा है। क्रेडिट स्विस 6 रुपए का टारगेट दे रहा है, यानी कि वो तो मानते हैं यहाँ से आधा हो जाएगा। देखिए ब्रोकरेज हाउस काफी सारे स्टॉक्स में ना पीछे रह चुके हैं। पूरी तेजी आने के बाद उनकी रिपोर्ट निकल कर आती है स्टॉक कहां से कहां पहुंच चुका है। अब हो सकता है कि यहाँ से और भी बढ़िया तेजी देखने को मिले। वैल्यूएशन के हिसाब से मैं मानता हूँ इस स्टॉक में खरीदारी का मौका, लेकिन धंधे के हिसाब से मैं नहीं मानता इसमें खरीदारी करना चाहिए। अनिल जी मेरे ऊपर है क्या डिसीजन? हाँ, और क्या? देखो मेरा तो व्यू आपको पता है, मैं तो न्यू ईयर की पिक दे चुका हूँ, करेक्ट, पिछले गुरुवार को ही, और गुरुवार से देखिए वो स्टॉक ऑलरेडी दौड़ लगा रहा है। बंसल जी का भी आपको पता है, आशु जी का नहीं पता, जिनका प्यार भारती के साथ है, तो आशु जी से जजमेंट ले लेते हैं। आशु जी, हम सब लोग बुलिश हो रहे हैं वोडाफोन आइडिया पर, आपका क्या व्यू है? अनिल जी, ये ना ये एक बड़ा पिक्यूलियर स्टॉक है जिसमें जो ये तर्क बियर के हैं ना ये लॉजिकल हैं, लेकिन ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और मुझे लग रहा है और भी अभी करेगा। हमने भी बीच में 1-2 बार लेके बेचा और जो प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है ना वो अच्छा फेवरेबल दिखा रहा है तो ओवर टेलीकॉम के लिए। लेकिन जो एक सबसे अच्छा तर्क दिया ना कि जब बिजनेस ही नहीं है, लोग ही नहीं रहेंगे, जिस तरह से वो सब्सक्राइबर बेस कम होता जा रहा है, वो इस कंपनी के लिए कंसर्न है। तो अभी जो गुड न्यूज आती जा रही है इसको एनकैश करने के लिए अगर परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया हो सकता है। अदरवाइज एक आध और मूव के बाद ये दम तोड़ सकता है। आदि जी, एक चीज आपने बहुत नोटिस करो कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार हमने देखा है कि स्टॉक की जो फंडामेंटल्स होती है और परफॉर्मेंस होती है वो डिफरेंट होती है और स्टॉक की डिफरेंट होती है। उसका एक एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस इंफ्रा। अब रिलायंस इंफ्रा पे इतने सारे केसेस चल रहे हैं, हमारा मानना है कि अगर 1 या 2 भी केस आदि जी उसके फेवर में आ गए ना तो जैसे रिलायंस इंफ्रा यहाँ से 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। तो ऐसे ये वोडाफोन के साथ भी कुछ चल रहा है कि अगर ये चीजें जो फेवरेबल आती हैं और अगर बिजनेस सपोर्ट करता है तो बहुत बहुत अच्छा ये बढ़ सकता है। तो मैं मंदी में तो नहीं हूँ स्टॉक के, डेफिनेटली पॉजिटिव में हूँ। तो मैं इसके अभी एज ऑफ नाउ बुल केस में जाना चाहूंगा क्योंकि इसने प्राइस एक्शन जो 10 और 12 रुपए का एक मूवमेंट दिखाया है उसमें काफी सारे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद अगर ये खड़ा हुआ है तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बिल्कुल, तो बुल्स की तरफ से एक बड़ा सहारा मिल रहा है। आशु जी का भी कन्विक्शन थोड़ा वोडाफोन आइडिया पर इस समय बढ़ रहा है और अनिल जी ने तो आपको 31 तारीख को साल 2021 के लिए एज अ मल्टी बैगर पिक इसको रेकमेंड किया था। माइंड यू, उस दिन अनिल जी ने जो आपको टारगेट दिए थे उसमें से पहला टारगेट अचीव हो गया। 12 रुपए का टारगेट था पहला टारगेट, 10 रुपए 50 पैसे के आसपास रेकमेंड किया था। तो 12 रुपए का पहला टारगेट जो 31 तारीख को रेकमेंड किया था शॉर्ट टर्म के लिए, वो तो अचीव होते हुए दिख ही रहा है। पर वहां से भी आप देखें तो अनिल जी ने आपको बड़े टारगेट दिए हैं, 15 रुपए, 17 रुपए, 25 और इवेंचुअली 30 रुपए के लिए। तो एज अ मल्टी बैगर पिक 2021 की अनिल जी की कन्विक्शन है, शॉर्ट टर्म टारगेट्स इस पर हिट होते हुए दिख रहे हैं। ये है वोडाफोन आइडिया बुल वर्सेस बेयर आपके लिए। पर आइए, कुछ और बेहतरीन कॉल्स तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। चलते हैं पहले सचिन जी के पास BTSTT के लिए। बताएं सचिन जी। दीपांशु, खरीदारी करनी है एंड स्टॉक का नाम है एस्कॉट्स। ओवरऑल अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें तो पिछली जो एक्सपायरी थी ये इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव रही थी। जिस तरीके से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस था थ्रू आउट दी एक्सपायरी, मुझे लग रहा है वहां पर कहीं जाकर पिछले 5-7 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पिछले हफ्ते आया था एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकती है। अगर हम हर्डल्स की बात करें तो 1300 का एक इंटरमीडिएट हर्डल था जो स्टॉक ने कल के सत्र में भी थोड़ा सा अटेम्प्ट किया था और आज वापस एक फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रही है। इसका डेली RSI देखें तो काफी समय के बाद अपने 50 लेवल के ऊपर निकल रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसमें ऑलरेडी मोमेंटम सेट हो चुका है। सो जिस तरीके से ये प्राइस परफॉर्मेंस है 30 मिनट्स चार्ट पे अगर हम देखें तो वहां पर भी एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है जिसके लगभग टारगेट आ रहे हैं अराउंड 1375 के पोजिशनली। तो मुझे लग रहा है 1350 एंड 1375 इन 2 लक्ष्य को ध्यान में रखना है। खरीदारी करनी है एस्कॉर्ट्स में 1294 के स्टॉप लॉस के साथ।
ओके, तो एस्कॉर्ट्स पर नजर रखिए। ऑटो स्टॉक्स में यूजुअली सबसे एक्टिव रहता है और एक बार फिर से तेजी पकड़ने की तैयारी में है। एक बिगुल अब सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 20 रुपए के लेवल से ये स्टॉक को हम कंटिन्यूसली रेकमेंड कर रहे हैं और आज स्टॉक के अंदर क्लास ब्रेकआउट है। 24 रुपए 40 पैसे 30 पैसे अभी स्टॉक का भाव है। स्टॉक का नाम है दीपांशु एनएचपीसी। एनएचपीसी के अंदर दीपांशु अंदर आज बहुत बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। 1 करोड़ 60 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम के साथ ये प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से 26 रुपए का पहला टारगेट दिखाएगा और 26 रुपए के लेवल अगर टूट जाते हैं और क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 28 रुपए तक के लेवल एनएचपीसी के अंदर इस बारी में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी बाय कर रखा है एनएचपीसी वो होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 23 रुपए 10 पैसे 23 रुपए 20 पैसे के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, खरीदारी करें। 26 रुपए इसका इमीडिएट टारगेट होगा। 26 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 28 रुपए तक का मूव एनएचपीसी के अंदर इसी रैली के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज का ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो एनएचपीसी पर खरीदारी करके चलें, यह सुमित जी की राय। बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है एनएचपीसी, एसजेवीएन दोनों स्टॉक्स पर सुमित जी एक्टिव कॉल्स देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले खबर भी आई थी, जम्मू कश्मीर स्टेट एजेंसी के साथ करार किया है इन्होंने, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ करार है। 4 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए यह करार है। तो फंडामेंटल सपोर्ट भी आते हुए दिख रहा है, खबरों का सपोर्ट है और साथ ही आप देखें तो चार्ट्स पर भी बेहतरीन एक्शन है। एनएचपीसी है आपके लिए स्टॉक। अब समय है बिगुल का। राकेश जी, कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, हमारा कॉल है डीएलएफ के ऊपर, जिसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है और जिस तरीके का डीएलएफ का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से डीएलएफ करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये स्टॉक 265 की तरफ जा रहा है, तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है डीएलएफ में। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, डीएलएफ में आज खरीदारी की राय देने की वजह यह है कि इसका वॉल्यूम एक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप इसका इंट्राडे चार्ट देखें तो आप देखें कि कल जिस तरह का वॉल्यूम हुआ था उसको आज अभी इसी कैंडल में स्टॉक ने बड़े डिसाइसिवली पार किया है, तो ये एक बड़े ब्रेकआउट का संकेत है। डीएलएफ में जिस तरह का ब्रेकआउट आ रहा है, ये स्टॉक बड़ी तेजी से आपको 260 265 के लेवल्स दिखाएगा। इन स्तरों पर बाय करके चलें, स्टॉप लॉस रख लें। छोटा स्टॉप लॉस है 241 का स्टॉप लॉस रखें, 241 रुपए का पहला टारगेट, 252 रुपए का 252 का पहला अग्रेसिव टारगेट और 255 रुपए का दूसरा लक्ष्य है डीएलएफ में खरीदारी का। सबसे पहले उससे पहले कुणाल जी, राकेश जी, मेरी तरफ से आप एग्रेसिव धन्यवाद स्वीकार कर ले। शुक्रवार का 236 रुपए का डीएलएफ का हमारा कॉल था खरीदारी करने का कल के 2000 में। 240 का पहला टारगेट हासिल, साइन सील डिलीवर्ड। 243 का दूसरा टारगेट, साइन सील डिलीवर्ड, टारगेट हिट। और तीसरा टारगेट 249 का, जिसकी जिम्मेदारी मैं कुणाल जी और राकेश जी के मजबूत कंधों पर डाल चुका हूं। अब मैंने नहीं डाली, इन्होंने खुद ने अपने आप लिए। अब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी। मैं अपनी चिंताओं से मुक्त हो चुका हूं, लेकिन चिंताओं से मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको कल के 2000 फिर से देने की तैयारी में भी हूं और साथ ही 2:30 बजे की स्ट्रेटजी भी। लेकिन उससे पहले किरण जी के लिए एक बिगुल, किरण का कमाल। किरण जी बताएं सर। अनिल जी, सेम स्टॉक है, अभी वापस सब कुछ रिपीट नहीं करता हूँ, डीएलएफ का ही है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 239 का, 260 का मेरा पहला टारगेट रहेगा, 263 का दूसरा टारगेट रहेगा। ओके, तो ये है डीएलएफ। ट्रिपल कन्विक्शन आ रहा है आपके लिए इस पर। अनिल जी की कॉल है फ्राइडे से। अब राकेश जी, कुणाल जी को पसंद है, साथ ही किरण जी की भी कन्विक्शन यहां पर बढ़ रही है। तो डीएलएफ डेफिनेटली एक स्टॉक है जो आपके रेडार पर होना चाहिए। पर आइए अब जानते हैं मार्केट्स पर क्या व्यू होना चाहिए। चलते हैं अनिल जी के पास उनकी स्ट्रैटेजी के लिए।
अनिल जी, ग्लोबल बाजारों से तो जबरदस्त सपोर्ट आते हुए दिख रहा है सर। 4 दिन के अवकाश के बाद जितने भी बाजार खुले हैं सभी जबरदस्त एक्शन में है। यूरोप की मजबूत शुरुआत हुई है, 2% की तेजी सारे के यूरोप के बाजार आपको इस समय दिखा रहे हैं। जर्मनी आधा % ऊपर है, बट फ्रांस और यूके से तो काफी मजबूत संकेत आ रहे हैं। यूएस की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स 100-125 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आप देखें तो लगभग आधे % की तेजी है। एशिया में भी मजबूत कारोबार रहा, हालांकि जापान थोड़ा सुस्त था आज। और अगर आप देखें तो कच्चे तेल में भी 2-2.5% का उछाल है। गोल्ड सिल्वर में भी रैली बनी हुई है। तो सारे के सारे जो ग्लोबल एसेट क्लासेस हैं वहां से तो मजबूत संकेत हैं। बताएं सर, हमें क्या करना चाहिए? पार्टी जो आप कर रहे हैं आज सुबह लोग पूछ रहे थे कि दीप किधर है, मैंने कहा भाई इतने टाइम से छुट्टी ली तो लेने दीजिए। अच्छा, तो वही बस मार्केट का मूड माहौल बिल्कुल वैसा ही है दीप, फर्स्ट क्लास पार्टी के मूड में नए साल की। देखिए डेटा मजबूत है, सबसे बढ़िया बात ये है। और पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी 14,000 बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया आपके लिए। 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और उसमें से 16 लाख शेयर आज ही जुड़ा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,000 पर है, तो ये आपके लिए बेस का काम करेगा। और बेस का काम कैसे करेगा कि 14,000 के नीचे क्लोजिंग की संभावना बहुत कम नहीं के बराबर। अब आप देखिए आज दिन के दौरान एक डिप मिली। आज सुबह भी कमेंट्री में दीप यही लिखा था कि दिन के दौरान एक झटका लगेगा और उस झटके में आपको खरीदना है, वहां पर डरना घबराना नहीं है। और देखिए कितनी देर के लिए लाल निशान में रहता है, ये इतना सा थोड़ा सा बिल्कुल बस थोड़ी देर में वापस ऊपर। तो जैसे ही आपको मजबूत सपोर्ट मिले, और मजबूत सपोर्ट क्या था 13,935 13,985, ये आज का मजबूत सपोर्ट जोन था। एग्जैक्टली उस सपोर्ट जोन से 13,950 के आसपास से घूम गया मार्केट। तो उसी जोन में अगर आपने खरीदा है तो आपके आज के आज ही वापस से पैसे बन गए। तो पहली चीज तो ये कि ये इत्मीनान रखिए कि आप 14,000 के नीचे बंद नहीं होंगे। तो आपके लिए रिस्क कितनी बची, 100-125 पॉइंट की, उतनी तो लेनी पड़ेगी ना लाइफ टाइम हाई पर अगर मार्केट में पैसा लगाना है और कमाना है तो आपकी रिस्क आपको पता है। पहली चीज अपसाइड क्या है, 14,200 इमीडिएटली टारगेट दिख रहा है ऊपर का, जहां 44 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 14,000 के पुट में और 14,200 के कॉल्स में बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। और बीच में 14,100 आपके लिए रस्साकशी का लेवल है। दीप जो डेटा दिख रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। 14,100 के पुट पर राइटर ज्यादा है, 14 लाख शेयर और कुल मिलाकर 34 लाख शेयरों का, और ऊपर से 14,100 के ऊपर टिक रहा। अब एक चीज ध्यान में रखिए जो मैं बहुत काम की बात अब आपको बता रहा हूं, जिसके बेसिस पर हमें अगले 1 घंटे का ट्रेड डिसाइड करना है। और वो ये है, अगर आप अगले कुछ मिनटों तक 3:05 के पहले 14,100 के ऊपर टिके रह जाते हैं तो ये आज ही आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग दिखाने के लिए बाजार तैयार हो जाएगा। क्योंकि 14,100 पर 34 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं और उसमें से 14 लाख शेयर जो आज कॉल राइट करके बैठे हैं, ये मंदी करके बैठे हैं, ये काटने की तैयारी करेंगे। और कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स कम है। पुट में सिर्फ 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल में लगभग दुगुना है, 14,100 पर 34 लाख शेयरों का। तो कॉल्स शॉर्ट हो चुके हैं और कॉल 14,100 के ऊपर टिक रहा है। तो मुझे 3 बजे तक 14,100 के ऊपर मार्केट चाहिए। अगर वो है तो कल के लिए फिर से आपको फायरवर्क्स, और नहीं भी हो तो आप नीचे में फिर से खरीद लीजिए। तेजी की पोजीशन में ही बने रहिए। ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सपोर्ट है, डाउ वाओ सब यूरोप सब मजबूत है एकदम। तो आपको तेजी में रहना है, ये चीज़ साफ नजर आ रही है। और अगर इन केस 3 बजे के पहले एक डिप आए उसमें फिर से खरीदारी करनी, ये बहुत क्लियर रखिए। और अगर 14,050 के आसपास मिल जाए आंख बंद करके ले लेना है। और 14,100 के ऊपर टिका रहा तो 14,150 की तैयारी आजकल में 14,150 14,175 की तैयारी हो जाएगी। ये तो हो गया आपका निफ्टी का मामला। अब आइए बैंक निफ्टी। प्राइवेट बैंक्स मिलकर बैंक निफ्टी पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन मुझे डर नहीं है, अभी भी डर नहीं है। अगर आज बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद होता है तो ये तीसरा दिन लगातार होगा जब बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा लाल निशान में बंद होगा। लेकिन दीप मुझे तकलीफ तब होगी जब 31,000 के नीचे बंद दे, तो पहला संकेत कमजोरी का मिलेगा, जो कि फिलहाल नहीं दिख रहा है। 31,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से पुट में 12 लाख शेयरों का, तो मैं 31,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देख रहा। मेरे लिए तेजी की पोजीशन में 30,875 30,900 ये बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस है। इंट्राडे बेसिस पर भी, क्लोजिंग बेसिस पर। अगर 30,875 के नीचे आज के लो के नीचे बंद होता है तो ही डरना है। मुझे लगता है 31,000 के ऊपर की क्लोजिंग देगा और तब 31,000 31,500 के रेंज में बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता दिखेगा। न 31,500 के ऊपर बंद होने को तैयार है, न 31,000 के नीचे बंद होने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को शायद ज़्यादा न गिरने दे, ऐसा मेरा समझना है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, एफआईज के फ्लोज हैं, मार्केट ओवरबॉट नहीं है, शॉर्ट कवरिंग का सहारा है और निफ्टी मजबूत है। ऐसे में संभावना बनती है बैंक निफ्टी को भी निफ्टी ऊपर खींचने की कोशिश कर ले। तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो बहुत क्लियर है, बैंक निफ्टी में अपसाइड भी नहीं दिख रही। 31,300 से 31,500 ये 200 पॉइंट की रेंज कंजेशन जोन है, सप्लाई जोन है, प्रॉफिट बुकिंग जोन है, बिकवाली की रेंज है। वहां पर आए, प्रॉफिट बुक करिए, 31,000 के आसपास फिर से एंट्री कीजिए। ये आपकी बैंक निफ्टी पे स्ट्रेटजी है। तो डीप डेटा के लिहाज से ज्यादा मजबूत निफ्टी है अनडाउटेडली, बैंक निफ्टी कम मजबूत है, सिंपल।
चलिए, तो मजबूती ज्यादा बैंक निफ्टी पर है, कम संकेत मजबूती ज्यादा निफ्टी पर है। थोड़ा आप देखें तो नो ट्रेड जोन में है बैंक निफ्टी। देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी मूव आउट करता है और उसके बाद क्या एक्शन आएगा। बट कन्विक्शन निफ्टी पर है, लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन करें और देखते हैं 3 बजे 3-5 तक 14,100 होल्ड होता है कि नहीं। पर आइए, बैंक्स की हम बात कर रहे थे, अनिल जी भी कह रहे थे कि थोड़ा उतार चढ़ाव बैंक्स में है। क्या है व्यू ब्रोकरेजेस का बैंक्स पर, स्पेशली सीएलएसए का क्या कहना है जहां तक बैंक्स की चाल को लेकर है और उनकी परफॉर्मेंस का सवाल है। आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताएं सीएलएसए क्या कह रहा है बैंक्स पे। बिल्कुल दिपांशु, आप देखिए नवंबर की जो क्रेडिट ग्रोथ की रिपोर्ट है वो जारी की थी आरबीआई ने और उसके बाद सीएलएसए पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। इनका ये कहना था कि नवंबर में हमने देखा था करीब 6% तक की ग्रोथ देखने मिली थी सालाना आधार पर, जो पिछले साल करीब 7.2% की ग्रोथ थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो डाउनफॉल आ रहा था क्रेडिट ग्रोथ में वो बंद होता हुआ दिख रहा है और धीरे धीरे रिकवरी आती हुई दिखेगी। लेकिन ये ग्रेजुअल होगी, एकदम सर्ज आता हुआ नहीं दिखेगा, या स्पाइक नहीं दिखेगा आपको जो मांग है उसमें। तो धीरे धीरे उनकी जो रिकवरी होती हुई दिखेगी। साथ ही इनका ये कहना था कि इस बार की जो रिपोर्ट है ये सजेस्ट करते हैं कि पूरी जो डिपेंडेंसी है क्रेडिट ग्रोथ में वो रिटेल क्रेडिट से आनी होगी। रिटेल क्रेडिट में अगर डबल डिजिट की ग्रोथ यानी कि 10% से लेकर 15% तक की ग्रोथ आती है, तब भी हम देखेंगे कि ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ बैंक्स की बढ़ती हुई दिखेगी, स्पेशली निजी बैंक्स की। ओवरऑल हमने देखा कि जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं वो अभी भी काफ़ी कम होते हुए दिख रहे हैं। उसकी जो मांग है वो बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। मेनली 2 वजह है। सबसे पहले तो केपेक्स होता हुआ नहीं दिख रहा और दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि बैंक के बाहर से जो कंपनीज हैं वो फंड्स रेज करती हुई दिख रही हैं। जो कमर्शियल पेपर्स हैं वहाँ पे उनको कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं। बॉन्ड्स के जरिए भी इस बार पूंजी जुटाई गई है, तो इसी के चलते बैंक्स के पास जो मांग है वो काफ़ी कम आती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप रिटेल की ग्रोथ देखें, उसमें ट्रेंड देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है। इस बार नवंबर महीने में हमने देखा कि करीब 6% तक की ग्रोथ थी। उसमें पर्सनल क्रेडिट में करीब 10% तक की ग्रोथ देखने मिली थी, जो कि पर्सनल व्हीकल लोन से आती हुई दिखी। वहाँ पे काफ़ी अच्छी मांग बनती हुई दिख रही है। और मध्यम इंडस्ट्री है, एसएमई जो सेगमेंट है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। करीब जो मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर 20% तक की ग्रोथ देखी है और जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उसमें 2% तक की गिरावट आती हुई दिखी है। उसमें भी अगर आप सर्विस सेक्टर देखें तो करीब 9% तक की ग्रोथ हमने देखी है। तो इन ऑल जो मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से मांग जरूर आती हुई दिख रही है और रिटेल की तरफ से अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज से अभी भी जो डिमांड है वो काफ़ी कम होती हुई दिख रही है और रिटेल पे ही सहारा मिलता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है पूरा विश्लेषण जहां तक बैंक सेक्टर का सवाल है। और जब से आरबीआई की रिपोर्ट आई है, अब क्या चाल रह सकती है बैंक्स पर, सीएलएसए का भी व्यू। बैंक निफ्टी पे आप देखें थोड़ा रिकवरी आई थी अभी, पर पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा है इस समय। इंतजार करते हैं जहां तक बैंक्स का सवाल है। कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से भी कल के 2000 आने की तैयारी में है, तो वहां पर भी उस एक बढ़िया कॉल का इंतजार करते हैं। पर इंतजार नहीं करना है आपको आईटी सेक्टर के लिए। जबरदस्त एक्शन आज आ रहा है आईटी में। 8 तारीख को टीसीएस के नंबर्स आ जाएंगे और वहां से भी दमदार एक्शन रहेगा। तो आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आईटी सेक्टर क्या चाल रह सकती है इस पर। इनफैक्ट कुशल हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए कि आईटी Q3 में कैसा प्रदर्शन रह सकता है। कुशल, बताएं कहां पर नजर रहनी चाहिए। बिल्कुल, तो दिग्गज आईटी कंपनियों पर ही अपना फोकस रखिए और यहाँ पर एनालिस्ट मानकर चल रहे हैं कि Q3 के जो नंबर्स जो 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं आईटी कंपनियों के लिए वो काफ़ी दमदार रह सकते हैं। आमतौर पर Q3 माना जाता है कि जो सीजनली वीक क्वार्टर है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। पर इस बारी जिस हिसाब का अनुमान हम पिछले कई सालों से लगा रहे हैं उसके विपरीत यहाँ पर बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट एनालिस्ट मान रहे हैं कि जो फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज है, जिसमें टीसीएस, विप्रो और साथ ही अगर आप देखें इन्फोसिस, इन तीनों कंपनियों की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ जो है करीब करीब 2 से 3% की हो सकती है। साथ ही कंपनी की जो FY22 की गाइडेंस है, जो आय गाइडेंस है, वहां पर भी आपको एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से जितने भी आईटी क्लाइंट्स हैं वो अपना जो कोर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। आप देखिए हाल ही में डायमलर की डील हुई, उसके बाद विप्रो के साथ जो मेट्रो एजी की डील हुई थी। मल्टी बिलियन डॉलर डील्स जो है आपके सामने आती हुई नजर आ रही है और ये स्पेसिफिक फोकस जो है वो अब उन जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं वो अपना ओवरऑल पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में लगा रहे हैं। तो यहां पे इनकी जो बड़ी डील्स विन है वहां पर भी काफी बड़ा सपोर्ट FY22 में भी आता हुआ नजर आएगा। और यही नहीं, इनका जो की सेगमेंट है BFSI, वहां पर भी देखना होगा कि किस तरह से अब आईटी क्लाइंट्स जो हैं इनके उस स्पेस के वहां पर किस तरह के जो स्पेंडिंग है वो क्या ट्रेंड बताती है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिस वजह से आईटी स्पेस जो है ओवरऑल Q3 के नंबर्स के हिसाब से काफी बेहतरीन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।
बिल्कुल, तो नजर रखिए आईटी पर, अच्छे नतीजे आएंगे और दिग्गज आईटी स्टॉक से तो आज जबरदस्त तेजी का एक्शन आ ही रहा है। पर एक और स्टॉक जो एक्शन के लिए तैयार है, चलते हैं अनिल जी के पास कल के 2000 के लिए। बताएं सर। खरीदारी करने की राय दीप और बैंक्स पर, और ये वो बैंक है जहां पर मैं पॉजिटिव हूं और बुलिश हूं। साउथ इंडियन बैंक छोटा बैंक है, 9 रुपये 25 पैसे का स्टॉक है और यहाँ पर खरीदारी करने की राय है और 8 रुपये 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने की राय है। साउथ के बैंक्स में बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आपने देखा कर्नाटक, अब फेडरल बैंक 70 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। गोल्ड लोन में जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत ही तगड़ा है और मुझे लगता है इस स्टॉक को हमने थोड़े समय पहले भी रिकमेंडेशन दी थी और वहाँ से अच्छा एक्शन हुआ। अब भी ये आराम से, मतलब आप समझ सकते हो 12-13 रुपए की तरफ बढ़ने वाला स्टॉक है, तो आपको 8 रुपये 75 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए। छोटा टारगेट पहला होगा 10 रुपये का, उसके बाद 10 रुपये 50 पैसे, 11 रुपये और 12 रुपये, ये पोजिशनल टारगेट्स है जिसके लिए साउथ इंडियन बैंक में खरीदारी करें। ट्रिगर गोल्ड लोन, आप देखिए सारे जितने बैंक्स आ रहे हैं जिनके आप ये जो क्वार्टरली अपडेट देख रहे हैं ना, जो आए CSB बैंक या फिर दूसरे बैंक, सब में गोल्ड लोन, किसी में 50%, किसी में 60% तगड़ी ग्रोथ दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा गोल्ड का बिजनेस जो हो रहा है वो साउथ में हो रहा है। गोल्ड लोन का बिजनेस जो सारी आप देखिए ना, मनापुरम, मुथूट, ये सारे के सारे गोल्ड लोन वाले वहीं से हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की एक बढ़िया चांस बन सकती है। 10 रुपये 10 रुपये 50 पैसे, 11 रुपये और 12 रुपये, इन टारगेट्स के लिए आपको करनी चाहिए खरीदारी। ये है मेरा कल का 2000। आइए बढ़ते आगे और अब बिगुल है कुणाल जी, नहीं उससे पहले वागले साहब के लिए भी एक बिगुल है और किरण जी के लिए भी, तो दोनों के लिए सम्मिलित बिगुल, किरण का कमाल, वागले का वंडर। वागले साहब शुरुआत कीजिए। अनिल जी, अमर राजा बैटरीज मेरा स्टॉक है 960, जब से ये क्रॉस हुआ है मेरे लिए ब्रेकआउट है। अभी 964-65 है, अभी के अभी लेने वाला स्टॉक है। मुझे 20 रुपए की मुंह दिखती है कल के दिन में। 985 986 का मेरा टारगेट होगा। 966 964 बाय करके चले, 957 का स्टॉप लॉस, 985 86 का टारगेट। किरण जी। अनिल जी, ये स्पेशल बिगुल के तौर पे पकड़ना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मिड नवंबर से जो कंसोलिडेशन के मैक्सिमम टॉप्स का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओआई डेटा देखिए अनिल जी, तो इधर बहुत बड़ी ओपन इंटरेस्ट एडिशंस देखने को मिल रहे हैं और लगभग 24% चेंज देखने को मिल रहा है। इतने बड़े चेंज के बाद मेरा मानना है कि इधर से पोजीशन बढ़ती नजर आएगी। मेरा पहला टारगेट 980 का रहेगा, दूसरा रहेगा 985 का और अभी के लिए मेरा 955 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इसको ट्रेल करके चलने की सलाह होगी। ये है आपके लिए अमर राजा बैटरी में किरण जी की तरफ से भी खरीदारी करने की राय और वागले साहब की तरफ से भी खरीदारी करने की राय। कल का काम आज करने के लिए जाने माने जाते हैं कुणाल जी और राकेश जी, और आज भी वैसा ही काम और कमाल करते हुए दिख रहे हैं। कल का काम आज, यानी कि पिक ऑफ द डे। बताएं सर, कौन सा शेयर है जो कल चलेगा, वो आप आज ही बताने वाले हैं? अनिल जी देखिए, फिर आपको हमें धन्यवाद देना पड़ेगा और अनिल जी ऐसा बहुत कम होता है कि आपको इतनी बार हमें धन्यवाद देना पड़े। तो अनिल जी, ये स्टॉक है एक्साइड, जिस पर खरीदारी की राय है हमारी, और एक्साइड पर पिक ऑफ द डे कॉल है। बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। आपने शुक्रवार को खरीदारी की राय दी थी और इस स्टॉक ने 195 रुपए के एक मेजर हर्डल को पार करके एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। तो एक्साइड है पिक ऑफ द डे कल के लिए। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। 194 रुपीज 80 पैसा, 194 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस, 205 से लेकर 206 के टारगेट के लिए एक्साइड को खरीदने की राय है।
ओके, तो 205 से 206 के टारगेट के लिए एक्साइड पर आपको करनी है खरीदारी। ये है आपके लिए कॉल राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। कल की कॉल आज ही, और आपको याद होगा 30 तारीख को अनिल जी ने कल के 2000 में एक्साइड पर आपको खरीदारी की राय दी थी। दूसरा टारगेट के करीब आपको स्टॉक आते हुए दिख रहा है और यहां से भी जबरदस्त तेजी में है, और अब तो राकेश जी कुणाल जी की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो एक्साइड है ये स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर। चलिए चलते हैं सुमित जी के पास उनके सुपरहिट कॉल के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 118 रुपए। स्टॉक का नाम है पीएफसी। यस बिल्कुल, पीएफसी के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक पिछले कई दिनों से तेजी दिखाने के बाद छोटा सा करेक्शन दिखाया और अब ये वापस से अपने स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। पीएफसी के अंदर मेरे को लग रहा है स्टॉक यहां से 5% तक का मिनिमम अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। 122 रुपए से लेके 125 रुपए तक का अपसाइड मूव पीएफसी के अंदर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी पीएफसी बाई किया हुआ है होल्ड करें। ये स्टॉक एक अच्छा तेजी का मूव दिखा रहा है और यहां से मूव 122 से लेके 125 तक इसी हफ्ते में दिखाना चाहिए। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 114 रुपए का है, तो 114 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए 120 वाला कॉल 4.5 रुपए पे भी अवेलेबल है। पीएफसी का 120 वाला कॉल 4.5 रुपए 4 रुपए 60 पैसे पे अभी ट्रेड हो रहा है। इसको बाय करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 3 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में जो टारगेट बनेंगे 6 रुपए से लेके 8 रुपए तक के बनेंगे। जिस तरह का इसके अंदर कैंडल फॉर्म हो रहा है उसका देखते हुए मेरे को लगता है 122 125 जल्दी ये लेवल देखने को मिलने चाहिए। इसके लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा पीएफसी के अंदर। ओके, तो 122 125 के टारगेट के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहां पर आपको करनी है खरीदारी। चलते हैं सचिन जी के पास उनके बीटीएसटीटी कॉल के लिए। बताएं सचिन जी। दीपांशु, इस बार खरीदारी करनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। जिस तरीके से इसमें एक ओवरऑल रिकवरी हुई है, कल के सत्र के हाईज भी इसने अभी इसी स्विंग में निकाल दिए हैं। 1660 1665 के आसपास एक हर्डल था, वो भी अभी के अभी निकला हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छी ट्रेंड है और अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। 1705 का पहला लक्ष्य होगा, 1760 का सेकंड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है। जिस तरीके से आज का स्विंग बना है, मुझे लग रहा है जो मोमेंटम मिला है स्टॉक में, तो 1650 ये पर्टिकुलर लेवल मुझे लग रहा है डिफेंड होना चाहिए। सो 1650 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। 1705 फर्स्ट टारगेट एंड 1760 का होगा फाइनल टारगेट। ओके, ये है आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय। 1705 और 1716 ये दो टारगेट के लिए। 1716 बोला या 1760 बोला? 1716 या 1760? 60, यस सर। हाँ 60, मैं भी वही सोचा 16 कहाँ से आ गया। ओके 60 बड़ा टारगेट है भाई। 1760 ये है टारगेट। आइए कुछ और बड़े स्टॉक्स और कुछ और बड़े टारगेट लेते हैं भसीन साहब से, बिगुल उनके लिए। बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की राय भसीन साहब की, और थोड़ी देर पहले आपको 2 पीएसयू बैंक्स खरीदने की राय दी थी और 2 प्राइवेट बैंक्स में बिकवाली की राय। भसीन साहब बताएं एक तो अपडेट्स और साथ ही आपकी फ्रेश कॉल्स। अपडेट सर, सन फार्मा 611 बिक गया, उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एसीसी हैज जस्ट हिट 1659, 1635 पे आपको कहा था, आपको 25 रुपए मिल रहे हैं। प्रॉफिट बुक करना चाहो करें, लेकिन इसका भाव 1700 रुपए दिख रहा है मुझे। आपको कहा है पीएसयू बैंक्स विल आउट परफॉर्म, ट्रेजरी इनकम एंड बेटर एनपीएस विल सी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो मेरे दोनों बाइज हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और आपका पीएनबी, और उसके सामने सेल है बंधन बैंक और एचडीएफसी बैंक। दोनों पे ट्रेड कीजिए बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल है, किसी भी समय आपको दोनों तरफ की मूवमेंट दिख सकती है। Don't get caught in this web. You should stay invested, but also keep a hedge. Don't keep chasing the market, क्योंकि यहाँ से करेक्शन इक्वली शार्प हो सकता है, which I can foresee in the next few days. अब आप कहें तो एक बाय एक सेल है, आप कहें तो मैं दूं सर। जी सर प्लीज बताएं। तो अगेन पीएसयू बैंक लेना सर, कैनरा बैंक 33.5 34 में लीजिए। 31 रुपए 65 पैसे का स्टॉप लॉस, 38.5 से 39 का टारगेट। और सेल में है सर इंडसइंड बैंक 902 से 905, 915 918 का स्टॉप लॉस है, 875 का टारगेट। बाय एक सेल ये है आपके लिए राय। केनरा बैंक यहाँ पर खरीदारी करें 133.50 से 134 में, 131 रुपए 65 पैसे इसका लगाएं आप स्टॉप लॉस।
138.50 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक की खरीदारी की राय हमारी भी पिछले हफ्ते की है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन, और सबसे बढ़िया बात है कि इस बार ये वायदा कारोबार के बैन में नहीं है, यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। और प्राइवेट बैंक्स पर बिकवाली की राय बसिन साहब की तरफ से लगातार आ रही है, और ऐसे में इंडसइंड बैंक बेचे 902 से 905 की रेंज में, 918 का होगा आपका स्टॉप लॉस, और 875 तक के टारगेट के लिए बसिन साहब की बिकवाली की राय। बहुत बहुत शुक्रिया बसिन साहब, ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए आपकी तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे, और एक और बुल वर्सेस बियर भी आने की तैयारी में। थोड़ी देर हम बताएंगे किस स्टॉक पर ये बुल वर्सेस बियर है, और वो स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोनों तरफ आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जिन्होंने टारगेट आधे कर दिए और स्टॉक भाग रहा है ऊपर। तो देख लेते हैं, महिंद्रा में बुल और बियर तो वही है, दोनों ही आशीष और वरुण ही। स्टॉक बदल जाता है, बुल और बेयर नहीं बदलते हैं। तो अभी भी बुल आशीष ही है कि इस बार आशीष बेयर है? इस बार बदल चुका है अनिल जी, बुल मैं हूँ, बेयर आशीष है। चलिए बढ़िया, तो शुरुआत कीजिए, कौन करेगा फिर? आशीष जी कर दे। अच्छा, मैं शुरुआत कर लेता हूँ जी। M&M लगातार हम देख रहे हैं खबरों में है, और खबरें जो है कुछ सपोर्टिव नजर नहीं आ रही। सबसे पहले खबरें अगर आप देखें तो सांगयोंग की जो इनकी सब्सिडरी है उन्होंने बैंकरप्सी घोषित कर दी। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखने को मिला। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अगर आप न्यूज ट्रेंड देखें ना, कंपनी के फेवर में नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए फेवर में नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ न्यूज ट्रेंड फेवर में भी चल रहा है, क्योंकि सांगयोंग में इन्होंने कहा है कि जो नया निवेशक है उसको जल्द ढूंढ के लेके आएंगे, कोई ना कोई इसमें पूंजी डालेगा। इनफैक्ट पवन गोयनका ने खुद ने कहा है कि 28 फरवरी तक जो पूरा जो नया निवेशक है उसके साथ डील पूरे होते हुए नजर आएगी। तो नो डाउट बैंकरप्सी फाइल की है, लेकिन कोई ना कोई निवेशक आएगा यहाँ पे। चलिए, तो उम्मीद है निवेशक आने के लिए। लेकिन एक और नेगेटिव खबर ये है कि इनकी जो फोर्ड के साथ जेवी थी, जिसको लेकर ऑटो मार्केट में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला था, क्योंकि इस जेवी के तहत XUV 500 की जो उत्पादन है वो दोनों कंपनीज करने वाली थी। इसको कॉल ऑफ कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जो इनकी पीवी सेगमेंट है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबाव की आशंका है। देखिए नो डाउट कि ये जेवी कॉल ऑफ हो गई है, लेकिन कंपनी का खुद का कहना है कि इससे कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट इनको होगा नहीं। और जो नए मॉडल्स ये लॉन्च करने वाले हैं, आगे भी लॉन्च करेंगे। मेरे ख्याल से इस साल करीब 6 मॉडल्स छह नए SUVs जो है उसको लॉन्च करने वाले हैं। वो प्लान जस का तस है। और अभी जो थार का इन्होंने अपडेट दिया उसको देख लीजिए, दिसंबर में 6,500 थार की बुकिंग इन्होंने ऑलरेडी कर दी है। किस तरह की डिमांड है इस कंपनी की गाड़ियों की, वो आप देखिए। लेकिन सिर्फ थार की बुकिंग से काम नहीं चलेगा वरुण। कंपनी का व्यवसाय बहुत बड़ा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो दर महीने के जो आंकड़े अभी आए हैं, इसमें ट्रैक्टर बिक्री में 32% की गिरावट देखने को मिली है, पैसेंजर व्हीकल में करीब 11% की। देखिए, लेकिन ट्रैक्टर बिक्री मंथ ऑन मंथ गिरी है, लेकिन साल दर साल देखिए 25% की बढ़ोतरी वहां देखने मिलेगी। अगर साल दर साल कोई 25% ज्यादा गाड़ी बेचता है तो उसमें आप बेरिश कैसे हो सकते हैं? चलिए, तो आज ताजा रिपोर्ट आई है जेफरीज की, जहां पर इन्होंने देखिए आधे लक्ष्य दिए 460 रुपए का। देखिए, इसके दुगना लक्ष्य जेफरीज आपको दे रहा है, 923 रुपए का लक्ष्य दिया, और टॉप पिक में शामिल है अनिल जी ये जेफरीज के। तो ओके, तो ये है आपके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M पर दोनों तरफ के व्यूज। देखते हैं किस तरफ की स्टॉक चाल रहती है। पर पिछले कुछ दिनों में एक जबरदस्त रिकवरी जरूर आई है, और जिस तरह से ये थोड़ी कोशिश कर रहे हैं अपने बाकी नॉन कोर बिजनेस से एग्जिट करने की या रैशनलाइज करने की, वहां से भी बाजार को सहारा मिला है। M&M ये है आपके लिए एक स्टॉक इन फोकस। नजर रखिए इस पर नजर रखिए मार्केट एक्शन पर। स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब का। नितिन जी, एक बार फिर से सेंचुरी दिख रही है जहां तक निफ्टी की गेन्स का सवाल है। सर बताएं, डेटा क्या कह रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, डेटा पॉजिटिव है, और एक्सपायरी स्टार्ट जब भी नई होती है तो ऐसा सेकआउट होता है जो आज हुआ है, और ये नई रैली की तरफ शुरुआत हो रही है। हम लोग बजट की तरफ भी मूव करेंगे आने वाले समय में। तो मुझे लग रहा है कि फिर से हमें 14,100 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए। सुबह ली थी बट स्टॉप लॉस हो गया, बट अभी करंट रेट पे 93 के आसपास है, लेना चाहिए दोबारा से। स्टॉप लॉस 70 रुपीज का होगा, 70 रुपए का, और टारगेट 130 135 ऐसे बनने चाहिए। आज मार्केट नीचे आई है, एक वोलेटिलिटी क्रिएट हुई है, उसके बाद बहुत तेजी से बाइंग आई है नीचे से। तो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव मूव गोइंग फॉरवर्ड आना चाहिए। तो उसको देखते हुए 14,100 की कॉल ऑप्शन दोबारा से रिकमेंड कर रहे हैं। 70 का स्टॉप लॉस, 130 135 ऐसे टारगेट्स होंगे। ओके, तो 130 135 के टारगेट के लिए निफ्टी की 14,100 की कॉल खरीदने की राय है। नितिन जी, बैंक निफ्टी पर क्या एक्शन देख रहे हैं सर? ये बैंक निफ्टी ही अभी मार्केट को परफॉर्म नहीं कर रही है। बेसिकली निफ्टी में काफी आउट परफॉर्मेंस है बिकॉज ऑफ IT इंडेक्स। बैंक निफ्टी में अगर पार्टिसिपेशन मिल जाए तो बहुत तेजी से बैंक निफ्टी चलना चाहिए। मैं फिर से वेट कर रहा हूं कि अगर ये 31,500 के ऊपर जाए तो फिर और क्लैरिटी मिले।
अभी 31,250 पे है, तो बैंक निफ्टी में अभी कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं, बट ये 31,500 के ऊपर अगर दोबारा से गया तो फिर आपको एक अच्छी मूव और रैली मिलेगी जो निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगी। तो मेरे लिए अभी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, हम 31,500 के ऊपर दोबारा ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय और निफ्टी पर 14,100 की कॉल खरीदने की सलाह। नजर रखिए इस पर, अच्छा एक्शन बन रहा है। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक्शन समझाने के लिए। एक्शन बैंक निफ्टी पर नहीं हो पर भरपूर फाइनेंशियल स्टॉक्स पर आप एक्शन देख रहे हैं। सुमित जी आपकी एक कॉल थी चोला इन्वेस्टमेंट, जब आपने दी थी पिछले हफ्ते तब भी अच्छी तेजी आई, आज फिर से 6% ऊपर है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। क्या चल रहा है इस चार्ट में सर, बताएं क्या करना चाहिए नेक्स्ट? बिल्कुल दीपांशु, एकदम सही याद आ गया आपको। स्टॉक बहुत बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। लास्ट 3 दिनों के अंदर स्टॉक ने नीचे से 50 रुपए का अपसाइड मूव दिखा दिया है। हमने 380-85 के दिन में थर्सडे या फ्राइडे को एग्जैक्टली मुझे याद नहीं इसको रिकमेंड किया था, जिसमें 425-430 तक के टारगेट दिए थे, वो तो 2 ही दिन में अचीव हो गए हैं। स्टॉक यहां से अभी और भी ऊपर का मूव दिखाएगा। 450 रुपए तक के इमीडिएट लेवल्स अभी देखने को मिल सकते हैं और 450 का लेवल अगर टूटता है तो फिर और ऊपर के लेवल चोला फाइनेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत क्लास ब्रेकआउट है, अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस होल्ड करें। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें जिस तरह से इस स्टॉक पर एक्शन बन रहा है। एक्शन बन रहा है कुछ और स्टॉक्स पर, एक बार वहां पर भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से राय ले लेते हैं। पीवीआर पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, डेज हाई पर आया है पीवीआर। किरण जी, यहां पर तो खबरों का भी सपोर्ट है, जहां तक तमिलनाडु सरकार ने अब 100% क्षमता के साथ थिएटर्स को ऑपरेट करने की परमिशन भी दे दी है। पीवीआर 7% ऊपर है, कोई ट्रेड बनता है सर इस पे? लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए। परसों भी हमने बात की थी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 1345 1350, ये इसने लांग दिया है। डेरिवेटिव बैरियर था 1400 का, ये अभी क्रॉस करते नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि एक अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। पोजिशनली आपको लॉन्ग पोजीशंस रखनी है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1370 के आसपास, और टारगेट्स के लिए मेरा मानना है कि आपको 1465 1470 ये टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। 2 से 3 दिन लग सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए पीवीआर जहां पर आपको नजर रखनी है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार एक बार फिर 14,125 के ऊपर आपको निफ्टी आते हुए दिख रहा है, तो फ्रेश रिकॉर्ड सुबह से आई थिंक ये चौथी बार है जब आप फ्रेश नया लेवल आते हुए दिख रहे हैं। एक एक करके ऊपर की चाल बरकरार है और अनिल जी ने कहा भी था 14,100 से ऊपर होल्ड करना चाहिए बाजार। 3:05 पर एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है और अब नई ऊंचाई पर 14,127 ये है आपके लिए आज का नया हाई निफ्टी पर। देखते हैं यहां से और तेजी बनती है कि नहीं। 14,200 के लेवल्स तो अनिल जी ने आपको कहा ही है कि अब आने चाहिए निफ्टी पर। लीड कर रहा है आज टाटा स्टील और यहां पर एक फ्रेश खरीदारी आ रही है। आशु जी, यहां पर भी आपने कन्विक्शन दिखाया सर, आप कह भी रहे हैं कि हर डिप पर खरीदना चाहिए। अब भी मोमेंटम देखते हैं टाटा स्टील पर कंटिन्यू होते हुए, क्योंकि 700 के लेवल्स पर आ गया है। क्या ये भी क्रॉस करके और तेजी पकड़ सकता है स्टॉक? आशु जी, आपके लिए सवाल था सर, टाटा स्टील के मोमेंटम पर और तेजी देखते हैं यहां से? के ऑडियो के साथ फिर से रिकनेक्ट करते हैं। पर वागले साहब 7% ऊपर है, जैसे ही निफ्टी न्यू हाई पर आया, टाटा स्टील पर भी ब्रेकआउट दिया। माइंड यू अब 14,130 का नया हाई है निफ्टी पर, तो फ्रेश वहां पर मूव आ रहा है। टाटा स्टील वागले साहब 700 के पार जाकर कैसा मोमेंटम देख रहे हैं टाटा स्टील पर सर? दीपांशु, मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है जिस तरह से क्लोज हो रहा है। मुझे लगता है ये 702 703 के लेवल कल मॉर्निंग तक ही दिखाई देगा। मैं शटर्स दूंगा, अभी भी आधा घंटा है तो 700 के पार चला जाए। और मेरे पास एक कॉल है, जरा आप बिल्कुल प्लीज बजवा दीजिए। बिल्कुल, तो कॉल है वागले साहब के पास, बिगुल वागले के वंडर का। बताएं वागले साहब। दीपांशु, टाटा स्टील के ही सेक्टर वाला कॉल है। स्टॉक है हिंडाल्को। मुझे इसमें मेरा बीटीएससी होगा 254 का रेजिस्टेंस अभी अभी निकाल रहा है। मुझे लगता है ये 260 तक जाना चाहिए कल के दिन में। आपका 2 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए 252 252.10 का, और 259 260 का 6 रुपए का टारगेट। बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप है।
ओके, तो ये है आपके लिए हिंडाल्को में खरीदारी करने की राय, यहां पर तेजी करके चले। तो आशु जी, जो आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी वो अब पहुंच चुकी है। मेटल शेयरों पर आशु आपसे दीपांशु आपसे राय लेना चाहते थे, तो क्या खरीदारी की जाए मेटल शेयरों में या थोड़ी देर हो गई अभी? नहीं अनिल जी, वो तो कंटिन्यूसली हम बिल्कुल तेजी में है। हाँ। और 700 रुपए का इवेंचुअल टारगेट जो टाटा स्टील का है वो भी आज अचीव हो रहा है। जिंदल स्टील, जिंदल, JSW सब में बुलिश स्टैंड है। मुझे लगता है कि अनिल जी देखिए, अब मार्केट एक ऐसे जंक्चर पे है, नो डाउट सेक्टर स्ट्रांग है, अभी भी स्ट्रांग रहेगा, रिजल्ट तक भी स्ट्रांग रहेगा, सरप्राइज पॉजिटिव आएगा, तो लेना तो है ही। अब वो है कि आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डिप मिलता है, उसमें लेना है, या लेके आप एवरेज आउट रखने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर आप एवरेज आउट रखने की कैपेसिटी रखते हैं तो किसी भी भाव पे ले लीजिए, अभी भी मेटल सेक्टर स्ट्रांग है। ओके, ये आपके लिए मेटल्स पर आए। सुमित जी तैयार है अपने शेयर के साथ, सुपर हिट शेयर। सुमित जी बताइए। ब्रेकआउट आ रहा है ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स में, और जो स्टॉक है वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल 394 का अभी भाव चल रहा है। आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। एक फॉल के बाद स्टॉक ने 7 से 9 दिनों तक कंसोलिडेट किया और अब उसका हाई ब्रेक हो रहा है। तो बीपीसीएल के अंदर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 405 का होगा पहला टारगेट, 425 का होगा दूसरा टारगेट। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बीपीसीएल में अभी यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 384, 84 नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। 384 के स्टॉप लॉस से बीपीसीएल में खरीदारी करनी है 405 से 425 के टारगेट के लिए। ऑप्शंस के जरिए 400 वाला कॉल यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जो कि 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। नीचे में 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 22 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के टारगेट बीपीसीएल के 400 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आज बहुत दिनों के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी में मोमेंटम बिल्टअप हुआ है। आज पहला दिन है, तो कम से कम 2 से 4 दिन तक ये मोमेंटम बिल्टअप रहना चाहिए और यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव हमें ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलना चाहिए। 405 से 425 के टारगेट्स के लिए बीपीसीएल में सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऐसा लग रहा है ये स्टॉक इस बार एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा। बिल्कुल, तो बीपीसीएल के मोमेंटम बरकरार रहेगा और देखते हैं इस बार 400 के ऊपर जाकर स्टॉक होल्ड करता है और किस तरह का एक्शन पकड़ता है। पर एक्शन पकड़ने के लिए एक और रिकमेंडेशन आ रही है अनिल जी की तरफ से, बिगुल कल के 2000 का। बताएं सर। 2 बड़े दिग्गज मुझे इसके लिए धन्यवाद देंगे। जो स्टॉक मैं रिकमेंड करने जा रहा हूं वो है पीएनबी। 35.5 रुपए में पीएनबी ट्रेड कर रहा है। 1.5% स्टॉक मजबूत है और स्टॉक में कुछ कमाल होने की तैयारी में, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ दीप में कमाल की तैयारी की 26% ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ा है। कुछ तो बड़ा हो रहा है भाई इसमें। 26% ओपन इंटरेस्ट ऐसे ही नहीं बढ़ता, वो भी तब जबकि बैंक निफ्टी लाल निशान में हो। तो बैंक निफ्टी में सरकारी बैंक अलग हो गए, प्राइवेट बैंक अलग हो गए। बोले तुम तुम्हारे हिसाब से चलो, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। तो सरकारी बैंकों में बढ़िया तगड़ी फर्स्ट क्लास खरीदारी होती दिख रही है। आपको लगाना है स्टॉप लॉस 1 रुपये नीचे 34 रुपये 50 पैसे पर और करनी है खरीदारी। देखो मैं आपको सारे बता दूं, पिछले एक हफ्ते से एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो हमने आज और कल के 2000 में दिया जिसका टारगेट हासिल ना हुआ हो या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो इन सारे स्टॉक्स को जब भी आप खरीद रहे हैं, और ये तो क्या है आप कैश में भी खरीद सकते हैं आराम से। 35 रुपये का स्टॉक है तो कोई ज़्यादा वजन नहीं पड़ता। तो आराम से लेके पोजिशनल 2-3 दिन के व्यू से लीजिए। नाम आज के 2000 और कल के 2000 है, एक आध दिन में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 2-3 दिन का व्यू मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए आप आराम से रखिए। करना क्या है, पहली चीज़ खरीदारी करके आप चलना है। स्टॉप लॉस 34.50, पहला टारगेट 37.50 37.5, दूसरा 39 और तीसरा है 41। ये 3 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। आशु सर धन्यवाद दीजिए, मैं लेने के लिए तैयार हूं। अनिल जी बिल्कुल धन्यवाद, लेकिन आप टारगेट इसके छोटे दे रहे हैं। टाइम फ्रेम और बढ़ाते जाइए, 3 दिन वाला, 10 दिन वाला, 25 दिन वाला, 100 दिन वाला, तो आप टारगेट ऊपर 70 रुपए तक करते जाइए इसको। मतलब वो डेज ऐड करते जाइए और टारगेट ऐड करते जाइए। क्या बात है, 1 का 2, 35 वाला 70, वंडरफुल। ये काम आशीष जी कर सकते हैं। यही तो सर आशीष सर आप में हमारे में यही तो फर्क करेगा। आपका दिल इतना बड़ा है ना, आप टारगेट पूरे डबल करते हैं, बड़े टारगेट। तो आशीष सर के टारगेट तो लंबे वाले हैं और जिनको 2000, 4000, 6000, 20000 बनाने उनके लिए छोटे टारगेट। पीएनबी बढ़िया एक्शन, और आज सुबह ही पीएनबी, नहीं सुबह नहीं, अभी 2 बजे ही बसिन साहब ने भी रिकमेंड किया 34.75, 35 के आसपास उनका भी ये मानना है। 37.50 से मेरा टारगेट भी मैच हो रहा है उनसे। हाँ 37.50 दोनों का टारगेट छोटा वाला सेम है। स्टॉक कमाल करने को तैयार है। 25-26% ओपन इंटरेस्ट ऐसे नहीं बनता, कुछ तो बात होती तब जाकर बनता है। तो ये स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में आपको नजर आएगा। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने चार्ट कॉर्नर के साथ।
पीएनबी सुबह वरुण आपने भी रिकमेंड किया था ट्रेडर्स डायरी में टारगेट आ गया छोटा दिया था। हाँ छोटा दिया था हाँ तभी अभी आशु जी ने मुझे बोला छोटा दिया, मैंने आप पे शिफ्ट कर दिया। तो आशु जी ये इसने वरुण ने छोटा दिया था इसलिए मैंने तो उससे भी बड़ा दिया। आइए कुणाल जी राकेश जी तैयार है, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे, सॉरी चार्ट कॉर्नर। राकेश जी बोलिए, कुणाल जी म्यूट है। दोस्ती देखो दोनों की। कुणाल जी नहीं बोल रहे, राकेश जी भी बोलने को तैयार नहीं। चलिए राकेश जी कुणाल जी दोनों को बोलने का मौका देते, तब तक वरुण तैयार है। वरुण कागज से पैसे बनेंगे? डेफिनेटली अनिल जी कागज से ही पैसे बन रहे हैं। कागज से ही पैसे बनेंगे तो कागज के शेयरों में क्यों है तेजी, बताइए। अनिल जी देखिए, कागज के शेयरों में पहले तो ये समझिए कि गिरावट क्यों हुई थी। गिरावट इसलिए हुई थी क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा कंजम्पशन है वो स्कूल और कॉलेजेस में होता है। लॉकडाउन के बाद वो बंद हो गए और खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। अब अगर आप देखें तो धीरे धीरे काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ नहीं तो जो हायर स्कूल्स या कॉलेज है उनको खोलने की बात की जा रही है। आप देखिए बिहार, उड़ीसा, केरला, कोलकाता, नासिक, पुणे, एक तमाम वो जगह है जहाँ पे 9 से 12 तक की, कहीं 9वीं, कहीं 10वीं, कभी 11वीं, कहीं 12वीं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टैगर्ड वाइज जो स्कूल्स है उनको खोलने की बात की जा रही है। और हो भी क्यों ना, अब कहीं ना कहीं जो कोरोना की वैक्सीन है वो भारत में भी मिल चुकी है, उसको लगना जल्दी शुरू होगा। तो उसके बाद स्टेज वाइज जो ये सब है वो खुलना शुरू होंगे और इसकी प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गई है। अब इससे पेपर इंडस्ट्री का क्या लेना देना? दरअसल पेपर इंडस्ट्री में एक सेगमेंट होता है राइटिंग एंड प्रिंटिंग का, ये दरअसल स्कूल्स और कॉलेजेस में होता है। और ये राइटिंग और प्रिंटिंग जो है वो कुल पेपर इंडस्ट्रीज के रेवेन्यूज में से करीब 30% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। और अब तक अगर आप देखें तो पेपर इंडस्ट्री है उसकी क्षमता करीब वो 50 से 60% के आसपास की क्षमता पे ही काम कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज खुलेंगे तो वहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो फिर से प्री कोविड लेवल तक पहुँचेगी और उसके चलते कहीं ना कहीं इन कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि 30% के आसपास के रेवेन्यूज जो है वो अब साफ दिखाई दे रहा है कि फिर से ऑपरेशनल होने वाले हैं। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स में तेजी है। इसके अलावा और भी है, देखिए वैसे भी बजट आ रहा है और लगातार अब आप देख रहे हैं कि जो ऑफिसेस है वो भी खुलते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, भले वो बैंक्स हो या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं पेपर की डिमांड पे पड़ रहा है। इसके लिए अब कागज से पैसे बनना शुरू हो चुका है। ओके, तो ये है कागज से कमाई का जरिया वरुण के पास। सब पेपर स्टॉक चल रहा है। आज सुबह जेके पेपर किसी ने कहा था, विश्वेश जी ने 10 की कमाई में। एक पेपर आशीष ने भी कहा था मेरे स्टार पेपर। और आशीष मालामाल वीकली में भी जेके पेपर था। बिल्कुल अनिल जी, सबसे सुस्त यही रहा मेरे ख्याल से, पूरे सेगमेंट में सबसे सुस्त यही जितने सारे स्टॉक रिकमेंड सबसे पीछे ये चल रहा था। अब तो बैक बेंचर्स भी चल पड़े, ये भी अब हो गया 95 वाला 125, नॉट बैड रिटर्न अच्छा है अनिल। हाँ, पेशेंस जरूर टेस्ट करता है लेकिन चलता जरूर आगे पीछे। चलिए तो पेपर स्टॉक्स में करिए तेजी। ये है पूरी रिसर्च वरुण की तरफ से और कुणाल जी, राकेश जी जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ भी और हमारे साथ भी। आइए बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल देखिए, आज सवेरे मैंने और राकेश जी ने जो पहली कॉल दी थी वो थी टाटा स्टील पर, जिसमें हमारे सारे टारगेट हासिल हुए। और अब हमारी कॉल है जेएसडब्ल्यू स्टील में, जिसमें कि एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। ये स्टील सेक्टर का आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और इसमें ये जो 400 रुपए के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है इंट्राडे चार्ट्स पर, ये अनिल जी इसको 425 तक ले जाने की क्षमता रखता है। तो मौजूदा स्तरों पर जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदना है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, क्लियर ब्रेकआउट है, 400 रुपए के ऊपर निकला है, 398 का स्टॉप लॉस है, 413 413 पहला टारगेट है, 425 इवेंचुअल फाइनल टारगेट है। ओके, तो ये है आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील पर खरीदारी की राय, जिस तरह से स्टॉक पर एक्शन बन रहा है। थोड़ी देर पहले एक बढ़िया एक्शन हमने मेटल स्टॉक्स पर आते हुए देखा था, वहां से आप जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। और उससे पहले राकेश जी, कुणाल जी की एक पिक डीएलएफ, साथ ही किरण जी का जहां पर सपोर्ट मिला, वहां पर भी एक्शन भरपूर आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर इस समय डीएलएफ ट्रेड कर रहा है। डीएलएफ पर अनिल जी ने भी आपको खरीदारी की राय दी थी 1 तारीख को पिछले हफ्ते, और वहां से देखिए स्टॉक पर जबरदस्त एक्शन है, टारगेट्स भी आते हुए दिखे हैं और यहां से और तेजी के लिए डीएलएफ तैयार हो रहा है। पहला टारगेट तो आ ही गया, दूसरे टारगेट की तरफ भी मूव आते हुए दिख रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि डीएलएफ पर अनिल जी की क्या स्ट्रैटेजी थी।
DLF 236 रुपए के आसपास यहाँ पर खरीदारी करने की राय। तो रियल एस्टेट सेक्टर पूरा ही मजबूत नजर आ रहा है। 232 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस है और ये स्टॉक यहाँ से तेज दौड़ लगाने को तैयार है। 240, 243 और 249 तीन टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। शुक्रवार का 236 रुपए का DLF का हमारा कॉल था खरीदारी करने का कल के 2000 में। 240 का पहला टारगेट हासिल, साइन सील डिलीवर्ड। 243 का दूसरा टारगेट, साइन सील डिलीवर्ड, टारगेट हिट। ये आपके लिए DLF पर खरीदारी की राय। बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अनिल जी का पहला टारगेट आते हुए दिख रहा है, दूसरी टारगेट की तरफ स्टॉक मूव कर रहा है इस समय। HDFC लिमिटेड यहां पर बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। डेट के जरिए 45,000 करोड़ इनकी जुटाने की क्षमता बन रही है। एक बार जरा मैं फिगर कंफर्म कर लेता हूं जहां तक HDFC लिमिटेड है, बट स्टॉक एक्शन में आते हुए दिखा है। फंड रेजिंग के दम पर डेट के जरिए ये फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो नजर रखिए जहां तक HDFC का सवाल है। एक बार सुमित जी से राय ले लेते हैं। सुमित जी, वैसे तो ज्यादा एक्शन में नहीं है, आधे % की ही तेजी दिखा रहा है HDFC लिमिटेड, बट रकम बहुत बड़ी है। डेट के जरिए 45,000 करोड़ ये जुटाने की तैयारी में, तो बहुत बड़ा अमाउंट ये जुटाने वाले हैं। चार्ट क्या बता रही है सुमित जी? दीपांशु, देखिए चार्ट्स के ऊपर ये स्टॉक ने पिछले 7 से 11 दिनों में एक वन वे मूव ही दिखाया है, तो एक तेजी का मूव ही देखने को मिल रहा है। अभी इमीडिएट ऊपर में जो हर्डल है वो 2600 का है, तो HDFC का 2600 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो स्टॉक में फिर मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और फिर ऊपर में 2650 से 2700 रुपए तक के मूव के लिए ये तैयारी करेगा। तो 2600 के ऊपर क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। जिन्होंने बाय कर रखा है वो अभी तक पोजीशंस होल्ड करके चले। चार्ट्स अच्छे ही दिख रहे हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 2520, 2525 के आसपास है। 2520, 2525 जब तक नहीं टूटते तब तक पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा और 2600 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 2700 रुपए तक का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, ये है आपके लिए HDFC पर राय इस वक्त आती हुई। 2 फरवरी की बोर्ड बैठक में यहां पर आपके लिए रकम जुटाने पर विचार होगा डेट के जरिए। कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। बताइए जय। अनिल जी, बिल्कुल तेजी बरकरार। निफ्टी में अच्छा एक रिकवरी, हमें एक शॉर्ट टर्म एक छोटी सी डीप आ गई थी मार्केट में, बट देन वहाँ से जो हिसाब से एक अच्छी रिकवरी भी की है मार्केट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी तेजी का रुझान बना रहेगा। 14,100 का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। 7 जनवरी की एक्सपायरी का 97-98 की रेंज में मिल रहा है अनिल जी। यहाँ पे स्टॉप लॉस इनफैक्ट थोड़ा और नज़दीक का दूंगा मैं, 69 का हम स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तो 97-98 के आसपास लगा लीजिए। इसका 69 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, मैक्स अराउंड 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। बट ऊपर में जो टारगेट्स बनकर आ रहे हैं अनिल जी, फर्स्ट टारगेट है 122 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 150 का अप्रॉक्सीमेटली। सो 122 एंड 150। रीज़न ये है अनिल जी कि जो मॉर्निंग में मैंने रीज़न दिया था कि निफ्टी के जो हिसाब से ब्रेकआउट लेवल्स हमें देखने मिले कंसोलिडेशन में से, जो हमें लास्ट वीक में देखने मिला, वो बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट था। इंट्राडे छोटी सी एक डिप देखने मिली, बट अभी भी टारगेट मेरे 14,350 के कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है 14,350 ये वीक नेक्स्ट वीक तक देखने मिलने चाहिए। इमीडिएट बेसिस पर तो 14,200 के लेवल्स हमारे है ही, बट वो निकलते ही 14,350 और जाएगा। एंड अगर 14,200 निकलता है तो और मोमेंटम हमें बढ़ते हुए देखने मिलेगा मार्केट में। तो पहला जो टारगेट वो 122 का रखेंगे, सेकंड टारगेट बनेगा थोड़ा अग्रेसिव 150 का। सो निफ्टी का 14,100 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए 14,100 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय निफ्टी में जय की तरफ से। 98 रुपए के आसपास खरीदिए से 69 69 रुपए का स्टॉप लॉस, 122 150 ये 2 टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है और निफ्टी 14,125 पर। आइए जय के लिए एक और बिगुल जैकपॉट का। बताएं जय। है जी, इंश्योरेंस स्पेस फिर से लाइमलाइट में आ रहा है। इनफैक्ट अच्छा एक मोमेंटम इंश्योरेंस स्पेस में हमें देखने मिल रहा है और उसमें से SBI लाइफ काफ़ी अच्छा कर रहा है। SBI लाइफ के कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करके चलना चाहिए। 920 का 920 का कॉल ऑप्शन जो करीब 30 रुपये 20 पैसे 50 पैसे पे मिल रहा है, इसको लेकर चलना चाहिए अनिल जी। बिकॉज SBI लाइफ में जो हिसाब से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद एक अच्छा मूव आया, कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेशन में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न अच्छा सा फॉर्म किया इसने वाली चार्ट्स पर, और वहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि यहाँ पे अब नेक्स्ट टारगेट जो बनकर आ रहा है इसका
वो है 940 का। 940 के बाद ये स्टॉक बढ़ेगा लगभग 970 तक। सो हमें यहाँ से करंट लेवल से लगभग 30 से लेकर 60 रुपये तक का मूव SBI लाइफ में देखने मिल सकता है, एंड इसीलिए ये कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। इसमें पहला जो टारगेट बनेगा अनिल जी, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 38। सो 30 रुपये के आसपास खरीदना है। 38 का पहला टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा 26 का, 26 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर आप देखें तो केवल 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बिकॉज ब्रेकआउट जस्ट आया है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे हम तो काफ़ी बढ़िया बन रहा है। इनमें 4 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट जो बन रहा है वो है 38 का। सेकंड टारगेट बनेगा अनिल जी इसमें 44 का। ये दो टारगेट्स के लिए SBI लाइफ को लेकर देना चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट विद हाई रिस्क रिवॉर्ड, बेटर रिस्क रिवॉर्ड ये ट्रेड बन रहा है। इनफैक्ट अर्ली इंडिकेटर्स में जस्ट एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, विच इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अपसाइड। ओके, तो ये है आपके लिए SBI लाइफ पर खरीदारी की राय। अच्छा मूव आ रहा है, एक एक करके आप देखिए फाइनेंशियल्स में। बैंक निफ्टी ऊपर जाए ना जाए, पर चुनिंदा फाइनेंशियल स्टॉक्स आपको बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं। बस आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, जल्दी से चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल क्यूज तो और मजबूत हो गए हैं। जब हमने लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी ली थी तो 125 अंक डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, अब 250 अंक ऊपर है, यानी कि 50 पॉइंट्स की मूव अपने डाउ फ्यूचर्स में आती हुई देखिए। नैस्डैक फ्यूचर्स ने मोमेंटम पकड़ा है। यूके में अब 3% की तेजी दिख रही है सर, वहां के बाजार डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। फ्रांस 2% ऊपर है और जर्मनी के बाजार भी इस समय 1.5% की तेजी दिखा रहे हैं। तो और मोमेंटम बढ़ते जा रहा है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। और सर आपने कहा भी था कि 14,100 के ऊपर आपको निफ्टी देखना है, इस समय एकदम रिकॉर्ड हाई पर है। सर बताएं क्या करके जाना चाहिए। तो दीप, खाली हम थोड़ी नया साल सेलिब्रेट करेंगे, बाकी सब भी तो करेंगे। डाउन नहीं करेगा निफ्टी तो। फ्राइडे को भी नया हाई, मंडे को भी नया हाई, उनको भी तो लगाने दो। तो आज अमेरिका भी खुलते ही नए हाई बनाएगा, डबल सेंचुरी मारने के मूड में, और डबल सेंचुरी मार के ही गुरुवार को बंद हुआ था डाउ। तो सबको एंजॉय करने दो, बढ़िया है। हमारे कल काम आएंगे जितनी तेजी होगी। तो मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है, एकदम फर्स्ट क्लास परफेक्ट है। टेक्निकली, फ्लो, सेंटिमेंट, हर एक लिहाज से कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बने रहें, बस दिन के दौरान एक मौका मिलता है उसे छोड़ो मत। बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, मौका जब मिले ना छोड़ना नहीं है, बस वो मौका पकड़ लो। लाल निशान में दिखता है, पकड़ लो। तो बने रहिए आपकी तेजी की पोजीशन के साथ में, जो भी है। बस डेटा सब डिस्कस कर ही चुका हूँ। फर्स्ट क्लास शॉर्ट कवरिंग है, 14,000 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है। आपको आपकी रिस्क पता है 150 पॉइंट की है। अब लाइफ टाइम हाई पर 150 पॉइंट की रिस्क नहीं रखेंगे तो फिर कैसे ट्रेड करेंगे। तो आपको रिस्क 14,000 की, 14 और बहुत ज़्यादा रखना है तो 13,935, 13,950 की रिस्क है। बस इतनी सी रिस्क है और बने रहिए तेजी की पोजीशन में। कल के लिए लेकर जाइए, कोई इशू नहीं, एकदम परफेक्ट फर्स्ट क्लास। ये आपके लिए 3-20 की स्ट्रेटेजी। आइए कुछ और स्टॉक्स में दिख रहा है एक्शन भरपूर, और उसमें है एग्री केमिकल से जुड़े हुए शेयर। क्यों, वजह और कहाँ है एक्शन, बताने के लिए आशीष तैयार। आशीष बताइए। जी, 3 एग्रोकेमिकल स्टॉक्स पर फोकस रखना है। सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूं कि ग्लाइफोसिनेट और ग्लाइफोसेट ये 2 केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है, अनिल जी इसका नाम है ग्लाइफोसेट। ओके। एंड ये जो इस्तेमाल होता है हर्बिसाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और खबर ये है कि चाइना में इनकी जो कीमतें हैं इनमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला। ग्लाइफोसेट तो इजी है, उसके पहले वाला क्या नाम है उसका? ग्लूफोसिनेट। अच्छा, ये भी इजी है, प्रैक्टिस करके आओ तो इजी है वैसे। हाँ। ओके, दोनों क्या काम आते हैं? अनिल जी हर्बिसाइड बनाने के काम आते हैं। वो क्या होता है? हर्बिसाइड ऐसा होता है कि जब खेती करते किसान तो उसके आसपास फालतू की जो घास उग जाती है, हाँ, उसे रोकने के लिए हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ओके, समझ गया। हाँ ठीक है, फिर इनकी जो कीमतें अनिल जी काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले करीब 33 से लेकर 54% का उछाल देखने को मिला है। और दरअसल अगर आप देखें तो चाइना इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। अब भारतीय कंपनीज पे इसका असर यूँ देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर जो अगर देखें तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हैं कि बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एग्रोकेमिकल स्पेस में अगर आप देखें तो प्रदर्शन पिछले क्वार्टर्स में भी बढ़िया देखने को मिला था। लेकिन सप्लाई को लेकर जो दिक्कतें हैं उसका फायदा देखने को मिलेगा। पूरे विश्व भर में हम देख रहे हैं कि चाइना +1 की स्ट्रैटेजी दुनिया अपना रहा है, इसका भी एक बेनिफिशियरी देखने को मिलेगा। सुमिटोमो केमिकल्स, इस खबर का सबसे ज़्यादा फायदा इसी स्टॉक में देखने को मिलेगा। और पिछले 3 दिन में देखिए बढ़िया तेजी भी यहाँ पर देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बेयर क्रॉप साइंसेज ये भी इस केमिकल को बनाते हैं, तो यहाँ पर भी आज आपको तेजी देखने को मिली। यूपीएल में भी देखिए ये भी इनका भी इस सेगमेंट में उत्पादन है, तो यहाँ पर भी आपको फोकस रखना होगा। ओके, तो ये है तमाम एग्रो केमिकल शेयर जहाँ पर खरीदारी होती दिख रही है। वैसे तो आशु जी आप है ना सारे एफएनओ वाले बड़े बड़े स्टॉक्स ही बोलते हो कि आशु जी आप कैश के स्टॉक रिकमेंड क्यों नहीं करते? अभी मेरे को एकदम ख्याल आया। और आपको ऐसा पसंद नहीं है?
आशु जी, आपको पूछ रहा हूं, आप कैश के स्टॉक रिकमेंड क्यों नहीं करते हो? आशीष जी को लग रहा होगा कि कैश के स्टॉक से बात करें तो मेरे पास तो आएंगे नहीं, पूछेंगे नहीं। तो चलिए, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स, जिसमें से अब कुणाल जी आपको जवाब देना है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम सुमिटोमो केमिकल तो है ही, हो सकता है बेयर क्रॉप भी हो। ये स्टॉक क्या एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखे जाए? अनिल जी 101% रखना चाहिए। अनिल जी, सुमिटोमो कॉर्पोरेशन, अनिल जी जिसका पहले नाम होता था एक्सेल क्रॉप केयर, ये अनिल जी वो स्टॉक है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेरे पूरे करियर में दिया है। तो अनिल जी इससे मैं कैसे दगा कर सकता हूं? अनिल जी सुमिटोमो कॉर्पोरेशन तो डेफिनेटली जिनके पास है बिल्कुल बने रहें, और ऊपर के लेवल से स्टॉक में शर्तियां देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा मतलब फिर आपने क्या 10-15 रुपए में खरीदा था इसको? अनिल जी देखिए, ये स्टॉक पहले एक्सेल क्रॉप केयर होता था और उसके बाद अनिल जी इसमें रीअरेंजमेंट हुआ, 65 गुना हुआ, 65 टाइम्स अनिल जी। तो अनिल जी बहुत जबरदस्त अपमूव स्टॉक में देखने को मिला। बंसल जी, कभी आपको नहीं दिलवाते कुणाल जी के, बंसल जी ये बहुत बढ़िया शेयर है, इतना बढ़ जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, आप भी ले लो, या कभी जबरदस्ती करके नहीं नहीं मेरे बोलने पर लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं लेके रख देता हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ? अनिल जी बहुत बार हुआ है, बट दुविधा क्या है कि आजकल जो कुणाल जी शेयर बताते हैं, हाँ। या तो वो बहुत महंगे वाला होता है अनिल जी, तो प्राइस सुन के अनिल जी हाथ पांव काम जाते हैं, या फिर इन्होंने मुझे अनिल जी अभी नीचे में डीएलएफ भी लेने को बोला था। ऐसा नहीं है कि डीएलएफ तो सस्ता स्टॉक है, हाँ। एकदम बॉटम के अराउंड बोला था कि डीएलएफ को ऐड कर लो। तो कुणाल जी वक्त वक्त पर अनिल जी मुझसे तो अनिल जी पूरी मतलब की दोस्ती निभाते हैं और सारी राय देते रहते हैं। ना ना ना, आप बात ही नहीं समझे, आप है ना फिर से कुणाल जी की पक्ष कर रहे हो। अरे आपको कोई एमएनसी स्टॉक दिलाया उन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि 5-10 गुना हो जाएगा, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ? नहीं अनिल जी बहुत स्टॉक्स बताए अनिल जी, लेकिन वो इतने महंगे महंगे होते हैं, उनके दाम सुन के अनिल जी हालत टाइट हो जाती है। अभी रिसेंटली अनिल जी एस्ट्राजेनेका भी काफी नीचे में इन्होंने मुझे बोला था लेने के लिए, ऐसा नहीं है, बताते रहते हैं। अच्छा, तो ये आप नहीं लेते, आपकी प्रॉब्लम। अच्छा जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए बिल्कुल गलत कह रहे हैं राकेश जी। अनिल जी इनको कितनी भी राय दे दी जाए टच से मस नहीं होते अनिल जी। इनको यस बैंक, आइडिया, जो इनके खुद के शेयर हैं अनिल जी, आईटीसी, उन पर ही विश्वास है अनिल जी। तो अनिल जी आसानी से विश्वास नहीं करते हमारे। चलिए बढ़िया, अपने अपने भरोसे, अपने अपने कन्विक्शन से खरीदें, ये ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर खरीदारी, और शुक्रवार के दिन ही सुमिटोमो केमिकल्स, आपको याद हो तो खरीदारी करने की राय दी थी सेठी साहब ने, और देखिए आज टारगेट आ गए। शुक्रवार के सेशन में आपको याद हो तो टीसीएस खरीदारी करने की राय दी थी सेठी साहब ने अपने वो 2:30 बजे वाली पे। आज सेठी साहब छुट्टी पे है, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए टीसीएस, माय गॉड 4%, गजब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ये तो अंदाजा था, लेकिन 4% आज ही कमाल है, वाह। सेठी साहब की पिक बहुत जबरदस्त एक्शन में आती हुई दिख रही है। टीसीएस शुक्रवार का शेयर आज कमाल करता हुआ दिख रहा है आपके लिए, गजब एक्शन होता दिख रहा है। दीप, आईटी शेयरों ने पकड़ रखा है मार्केट को। दीप बिल्कुल अनिल जी, आईटी शेयर से तो शानदार आउट परफॉर्मेंस आई है, मेटल स्टॉक्स का अच्छा समर्थन है, और प्राइवेट बैंक सर ठीक ठाक नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी जो फाइनेंशियल्स हैं, पीएसयू बैंक्स, इंश्योरेंस स्टॉक्स, चुनिंदा एनबीएफसीज, वहां से भी जबरदस्त एक्शन। और बाय द वे सर, बैंक निफ्टी में भी अब थोड़ी रिकवरी आ गई है, 31,300 की तरफ अब बैंक निफ्टी भी अटेम्प्ट कर रहा है, तो बैंक निफ्टी का भी ज्यादा इग्नोर रहने का मूड नहीं दिख रहा है। पर रिकॉर्ड हाई की तरफ बाजार है इस समय, रिकॉर्ड क्लोजिंग की तरफ हम चल रहे हैं जहां तक निफ्टी सेंसेक्स का सवाल है, और अब निफ्टी बैंक में भी आप रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। शानदार शुरुआत हुई है, नए हफ्ते की रिकॉर्ड हाई आपने इंडेक्स पर आते हुए देखे हैं, और एक्शन बाजार का बरकरार है जो पिछले साल के टुवर्ड्स एंड ऑफ सेशंस में देखा था। टाटा स्टील आज का टॉप गेनर है, 8% का उछाल इस स्टॉक ने आपको दिखाया है। हिंडाल्को ज्यादा दूर नहीं, 7% की तेजी यहां पर भी आती हुई दिखी। जेएसडब्ल्यू स्टील में अच्छी खरीदारी रही है, 3.5% ऊपर। कुछ ऑटो स्टॉक्स की शानदार आउट परफॉर्मेंस आज, आइशर मोटर्स उसमें सबसे आगे है, 4.5% की तेजी इस पर टीसीएस सबसे ज्यादा आज की जो निफ्टी की मूव है उसका कंट्रीब्यूशन आपको टीसीएस से दिखा है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर है स्टॉक, फ्राइडे को आने वाले हैं नतीजे, उससे पहले 3050 के लेवल्स पर क्लोजिंग की तरफ टीसीएस। बीपीसीएल 400 की तरफ ये स्टॉक मूव करते हुए दिख रहा है। ग्रासिम अच्छी खरीदारी यहां पर। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, तीनों स्टॉक्स ने आज लगाए हैं नए हाई। विप्रो भी उसमें ऐड कर दीजिए जो अपने बायबैक प्राइस 400 रुपए पर शेयर के काफी करीब आते हुए दिख रहा है। एचयूएल की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन रहा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है।
सिर्फ 4-5 स्टॉक्स थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही और 10 स्टॉक्स निफ्टी के जहां पर आप गिरावट के साथ क्लोजिंग देख रहे हैं, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, टाइटन, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड शामिल हैं। आईटीसी एकदम सपाट क्लोज होते हुए दिख रहा है। जहां तक वायदा कारोबार की बात है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है एक बार फिर से बाकी मेटल स्टॉक्स में। तो जो फ्रंटलाइन मेटल स्टॉक्स हैं वहां का तो अच्छा प्रदर्शन है, पर नैल्को, जेएसपीएल, स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी, इन सभी स्टॉक्स से आपने अच्छी खरीदारी देखी है। बीएचईएल पर बढ़िया उछाल आते हुए देखा है, 5% ऊपर 40 के लेवल्स क्रॉस करते हुए आपको स्टॉक दिखा है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जबरदस्त एक्शन पिछले हफ्ते से, आज भी 6.5% का उछाल। अशोक लेलैंड पर अच्छी खरीदारी, सुभाष सुमित जी इसके बारे में बात कर रहे थे। कोफोर्ज पर नया रिकॉर्ड है और ऑरोबिंदो फार्मा पिछले हफ्ते भी ये थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा था, आज एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। पिछला हाई इसने अब रीटेस्ट कराया, तो नए हाई पर ऑरोबिंदो फार्मा भी आपको आते हुए दिख रहा है। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर का कमाल, वोडाफोन आइडिया में बढ़िया तेजी। अनिल जी ने फ्राइडे को कल के 2000 में रेकमेंड किया था, 2021 के लिए उनकी मल्टी बागर पिक है। आज जबरदस्त एक्शन आपने इस स्टॉक पर आते हुए देखा है, तो अपने रेडार पर इसे रखिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहां पर भी आपने 3% का उछाल देखा है। अनिल जी ने यहां पर भी आपको राय दी थी। बढ़िया एक्शन आया है आज। कुछ कैश मार्केट स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यहां पर भी जबरदस्त तेजी है और पिछले 5 हफ्तों में लगभग 25-26% की तेजी ये स्टॉक भी दिखा चुका है। तो नए हाई पर एवेन्यू सुपरमार्ट भी, वहां पर भी आपको रखनी है नजर पर। अनिल जी, रिकॉर्ड सर और रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार क्लोज कर रहा है, रिकॉर्ड हाई और रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई निफ्टी सेंसेक्स पर सर। बिल्कुल दीप, देख ही लीजिए आप, डेटा का कमाल है। तो मैं आपको कह ही रहा था कि दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड होंगे बाजार बंद होते होते, और 14,147 का हाई बनाया और वहाँ से सिर्फ 3 पॉइंट नीचे बंद हुआ। इसका मतलब समझ लीजिए हाई पॉइंट पर ही बंद होता हुआ दिखा है। पहली चीज़, निफ्टी 126 अंक मजबूत बंद हुआ है। सेंसेक्स 336 अंक मजबूत बंद हुआ है, 48,200 के पास और 48,220 का हाई। और बैंक निफ्टी भी देखिए, फाइनली 2 दिनों तक लाल निशान में बंद होने के बाद यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि 31,100 मजबूत सपोर्ट जो है और बंद होते हुए आज फाइनली लाल निशान में बंद हुआ था। 2 दिनों के करेक्शन के बाद बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा ऊपर आ गया। निफ्टी ने बैंक निफ्टी को ऊपर खींच ही लिया है, लेकिन आइए फाइनल क्लोजिंग जो आई है वो फिर 13 पॉइंट नुकसान कर। बैंक निफ्टी पनौती है, 13 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ है। तीसरा दिन है लगातार, छोटा ही सही लेकिन नेगेटिव बंद होता दिखा है और 114 अंक ऊपर बंद हुआ है निफ्टी। सेंसेक्स 307 अंक ऊपर बंद होता हुआ दिखा है। ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। आइए बढ़ते हैं आगे और 6 बजे वैक्सीन पर ही अभी इस वक्त तो चर्चा एक ही चीज़ पे चल रही है और वैक्सीन पर चर्चा ही नहीं चल रही, सवाल भी उठ रहे हैं। इसी पर शाम का 6 बजे का विशेष शो है, वैक्सीन पर सवाल क्यों। वैक्सीन को लेकर देश में तैयारियां जोरों पर है, ड्राई रन भी हो गया है, नया सवाल नया बवाल खड़ा हो गया है। कई डॉक्टर और एक्सपर्ट स्वदेशी रिसर्च से बने और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि बिना फेज 3 के ट्रायल के इसको मंजूरी क्यों दे दी, कितनी कारगर होगी और कोवैक्सीन की मंजूरी देने के पीछे सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है। सारे सवाल हैं, जवाब भी मिलेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे और आज हम लगाएंगे वैक्सीन की पाठशाला। हाँ, ये पाठशाला में क्या आराम से समझ में आ जाता है कि मामला क्या है, क्यों है। तो सारे कन्फ्यूजन अगर आपके भी हैं कोई कोवैक्सीन को लेकर, इस वैक्सीन की दवा को लेकर, वैक्सीन को लेकर, तो सवाल आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। डॉक्टर अमन गंगा खेड़कर साहब हमारे साथ होंगे और डॉक्टर अनंत भान साहब होंगे जो कि बायो एथिक्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। तो इन दोनों से हम करेंगे बातचीत। आप भी अपनी राय सवाल लिखकर भेज सकते हैं, हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा। शाम 6 बजे का विशेष शो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ये आपके लिए। तो ये है आज का विशेष शो आपके लिए। आइए तो इस विशेष शो में शाम को जरूर जुड़ेगा। बाकी तो अब वैक्सीन आने की तैयारी में है ही और बजट की भी तैयारियां चल रही है, बजट भी 1 तारीख को आने की तैयारी में। तो चलिए, सब लोग अब छुट्टी से आ चुके हैं, मार्केट फुल फ्लेज तेजी के मूड में है और शो खत्म करने का वक्त भी है, विदा लेने का वक्त है आपसे। आशु सर, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी, किरण जी, सुमित जी, आप सबका दिल से धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए आप सबसे लेंगे मैं और दीप इजाजत। ब्रेक है और ब्रेक के उस पार मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है स्टूडियो में। मृत्युंजय, एक्शन भरपूर है आपकी कम्युनिटी में। सर मतलब सोने चांदी बहुत भागे जा रहे हैं सर। ये तो कमाल का संजोग है कि आज से हम लोग फुल फ्लेज ऑफिस आ रहे हैं। हाँ। तो आज मार्केट ने जबरदस्त सलामी दी है। मुझे पहले पता होता पहले बुला लेता। जबरदस्त तेजी है, जबरदस्त तेजी सारी कमोडिटी में। तो फोकस कहाँ है? फोकस बुलियन पे 51,000 के पार गोल्ड। क्या बात है। तो गोल्ड 51,000 के पार, चांदी 70,000 के करीब, तो एक्शन भरपूर। और तो जोरदार तेजी है, 51,000 के पार गोल्ड निकल चुका है और ना सिर्फ गोल्ड में बल्कि क्रूड, मेटल और एग्री के मार्केट में भी जबरदस्त तेजी का दौर है।